एक आदमी गुफा में छुपकर अद्भुत शक्तियों और ज्ञान को हासिल करता है। लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो उसके मन में सबसे पहला विचार अपने उस गुरु को जान से मारने का आता है जिसने उसे सब कुछ सिखाया था। क्योंकि दुनिया को बचाने के नाम पर की गई यह तथाकथित साधना वास्तव में सिर्फ उन्हें उस दरवाजे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए थी जो नर्क का द्वार है और जिससे हर कोई डरता है। असल में वर्तमान मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित है कि हेंगशान पहाड़ में एक गुफा मौजूद है जहां न केवल मार्शल आर्ट्स के सबसे महान व्यक्ति तियानकिजी की मार्शल आर्ट्स छिपी हुई है, बल्कि उनका छोड़ा गया रहस्यमयी संगीत वाद्ययंत्र भी है। इसी वजह से चारों तरफ के मार्शल कलाकार हेंगशान में उमड़ पड़े और इस तरह मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। इसी बीच तलवार की चमक और तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान को छूने वाली चोटी एक ही पल में दो हिस्सों में बंट गई और जैसे जैसे धुआं छंटने लगा पहाड़ की तलहटी में एक गुफा साफ दिखाई देने लगी। साथ ही गुफा से बाहर एक इंसान की आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। हमने देखा कि आदमी के हाथ में तलवार थी। उसके मुंह से अनायास ही एक आह निकल पड़ी। आखिरकार हम बाहर आ ही गए। आसमान तो सच में नीले रंग का होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें गुफा के अंदर जाने की याददाश्त क्यों नहीं आ रही? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गुफा से भागते समय लगे झटके के कारण ऐसा हुआ? लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी अपने दिल में पल रहे बदले की भावना के कारण उसे यह याद करने की पूरी कोशिश करनी होगी। दरअसल आदमी की सबसे पुरानी यादें 10 साल की उम्र से शुरू होती हैं। मैं तियानकिजी हूं। यह बात शायद आप लोगों के लिए समझना थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन 10 साल के बाद आप सभी को दुनिया को बचाना होगा। तियानकिजी ने 100 बच्चों को इकट्ठा किया था और वह आदमी भी उनमें से एक था। उसे आज भी तियानकिजी की वह बात याद है, उनकी वह भयानक और डरावनी आंखें। इसलिए आप लोगों को केवल मेरे आदेशों का पालन करना होगा। हाँ, एक बात और, मैं उन सभी बच्चों को आगाह करना चाहता हूं जो यहां से भागना चाहते हैं। गुफा के मुहाने को पहले ही बड़े पत्थरों से बंद कर दिया गया है। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं, है ना? और उसी समय से दुनिया को बचाने के नाम पर उनकी साधना की शुरुआत हुई। उनके खानपान से लेकर दैनिक जीवन तक और यहां तक कि वे कैसे चलते हैं, इस बात पर भी उन्हें तियानकिजी के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। उन्होंने सबसे पहले जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया वह थी सांकाई यिनगोंग। यह एक ऐसी चमत्कारी कला है जो एक साथ स्वर्ग, पृथ्वी और मानव की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। इसके बाद तलवार चलाने की कला थी जिसे सांकाई तलवारबाजी कहते हैं, और फिर शरीर की चाल को बदलने का तरीका जिसे सांकाई स्टेप कहा जाता है। इस तरह 3 साल बीत गए। तियानकिजी ने उन्हें फिर से बुलाया। मैंने आप लोगों को जो मार्शल आर्ट सिखाई है वह काफी है। आप लोगों को मार्शल भगवान के स्तर तक पहुंचाने के लिए बाकी बचे 7 सालों में आप सभी को इस कला में महारत हासिल करनी होगी। अब सभी लोग जाकर उस दरवाजे को खोलें और अंदर जाएं। उस दुनिया के विनाश से बचने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। अंदर जाकर बिना रुके अभ्यास करते रहें। उसके बाद उन्होंने तियानकिजी के कहने पर उस दरवाजे में कदम रखा। शुरुआत में गुफा में छाई उस अजीबोगरीब धुंध को देखकर हर कोई बहुत डर गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह असल में ऊर्जा का ही एक रूप था और इसी की बदौलत उनकी मार्शल आर्ट्स दिन प्रतिदिन बेहतर होती गई। लेकिन अत्यधिक ऊर्जा के कारण वह दरवाजा जिससे हर कोई कांप उठता है खुल गया। वह नर्क का दरवाजा था। इसके बाद से उन्होंने यहाँ पर कई सालों तक जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। हालांकि तियानकिजी द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट गुफा में बिताए समय की तुलना में काफी बेहतर थी, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि शान हेनग्यू था। इसके बाद शान हेनग्यू एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। उनका अचानक सामने आना बहुत जल्द कांगजी के एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है। यह व्यक्ति झाओ परिवार के मुखिया की बेटी झाओ जुएयान थी। भाई, जरा उस आदमी को देखो, वह बिना किसी म्यान के तलवार लेकर घूम रहा है। उसके भाई झाओ यिन को भी यह बहुत अजीब लगा। हालांकि वह तलवार दिखने में काफी अच्छी लग रही थी। थोड़ी ही देर में गर्मागर्म सूप का एक कटोरा शान हेनग्यू के सामने परोस दिया गया। इस बात ने शान हेनग्यू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ऐसे व्यंजन कितने समय से नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ पिघल रहा हो।
दूसरी तरफ झाओ जुएयान अभी भी शान हेनग्यू को देख रही थी। यह क्या हो रहा है? उसे उस आदमी में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? खाना खत्म करने के बाद वेटर खुद उसके पास आया। सज्जन, कुल बिल 5 वेन है। यह सुनकर शान हेनग्यू को कुछ याद आया। वह यह बात बिल्कुल ही भूल गया था। वेटर ने विनम्रता से कहा, ग्राहक, आप मजाक मत कीजिए। जब आपने खाना खाया है तो आपको पैसे तो देने ही होंगे। लेकिन जब उन्होंने शान हेनग्यू को यह कहते हुए सुना कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वेटर का सब्र का बांध टूट गया। अगर पैसे नहीं हैं, तो अपनी कमर की तलवार को गिरवी रख दो। शान हेनग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। यह तलवार मेरे कई दोस्तों की जान की कीमत पर मिली है। इसके बाद वेटर पूरी तरह से परेशान हो गया। क्या आपने पहले से ही मुफ्त का खाना खाने की योजना बनाई थी? तनाव भरे इस माहौल में एक लड़की का हाथ पैसों की थैली लिए हुए सामने आया। वह लड़की झाओ जुएयान थी। मैं इसके पैसे दे दूंगी। इस तरह मामला सुलझने के बाद शान हेनग्यू धीरे धीरे झाओ जुएयान के पास गया। वह उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में उसे क्या कहना चाहिए। इसलिए उसने चुपचाप रेस्टोरेंट से जाना ही बेहतर समझा। शान हेनग्यू को जाते हुए देखकर झाओ जुएयान को उस बात का जवाब मिल गया जिससे वह हैरान थी। इस इंसान की आंखें बिल्कुल एक ऐसे बच्चे जैसी हैं जिसने पहली बार दुनिया को देखा हो। लेकिन झाओ यिन को यह बात समझ नहीं आई। वह धन्यवाद तक नहीं कह सका। शायद यह कोई आवारा इंसान है जिसे तमीज नहीं है, या फिर हो सकता है कि सच में उसके पास पैसे न हो। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। मुझे लगता है कि उसके पास थोड़ी भी आंतरिक ऊर्जा नहीं है। लेकिन उस आदमी की तलवार देखकर ही लग रहा था कि यह कोई आम तलवार नहीं है। यह सुनते ही झाओ जुएयान हैरान रह गई। अगर यह कोई प्रसिद्ध तलवार है और वह बिना म्यान के इस तरह घूम रहा है, तो वह बहुत आसानी से किसी मुसीबत में पड़ सकता है। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसे निश्चित रूप से एक म्यान की आवश्यकता है। लेकिन उसके भाई ने इसका विरोध किया। तुम उसे नहीं जानती और वह आदमी बहुत असभ्य है। मुझे डर है कि तुम्हारी भलाई किसी काम नहीं आएगी। झाओ जुएयान कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन झाओ परिवार की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख ने बीच में ही बोल दिया, मेरी राय भी इनके जैसी ही है। अभी सुरक्षा दल को छोड़कर अकेले जाना बहुत खतरनाक है। इसके अलावा क्या अलायंस लीडर बहुत जल्द नहीं आने वाले हैं? प्रमुख की बात सुनकर झाओ जुएयान को वहीं रुकना पड़ा। शाम ढलते ही रेस्टोरेंट मेहमानों से भर गया। मार्शल आर्ट्स गठबंधन का रुतबा वाकई बहुत बड़ा है। प्रमुख ने कहा कि यह सिटुलियान की वजह से है और ग्रीनवुड के लोग भी हेंगशान आए हैं। लेकिन मन ही मन बहुत स्पष्ट था कि यहाँ इतने सारे लोग आ पाए हैं तो आखिर उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा के कारण ही। मार्शल आर्ट के इतिहास में सबसे महान तियानकीजी। वह असाधारण समझ रखने वाले और अनगिनत तंत्रों और व्यूहों के विशेषज्ञ थे, और अपने बुढ़ापे के दौरान उन्होंने शैनिंगडाओ नामक एक मार्शल आर्ट बनाई जिसने दुनिया को हिला दिया। उसके बाद तियानकीजी ने एक संयुक्त तंत्र और व्यूह रचना के अनूठे तरीके का उपयोग किया। मार्शल आर्ट को एक रोनिन को सिखाया और केवल 3 वर्षों में उसे एक अद्वितीय मास्टर बना दिया। हालांकि उस योद्धा पर अंततः मार्शल आर्ट की दुनिया का दुश्मन होने का झूठा आरोप लगाया गया और उसका अंत बहुत दुखद हुआ। लेकिन इस घटना ने दुनिया का ध्यान तियानकीजी की ओर और भी आकर्षित किया। इसके बाद मार्शल आर्ट के कई संप्रदायों ने तियानकीजी को खोजने के लिए लोग भेजे, लेकिन वह अचानक गायब हो गए। अब जब झाओ जियाजुआंग को वह मिल गया है, तियानकीजी की मार्शल आर्ट वाला खजाने का नक्शा, तो स्वाभाविक रूप से यह पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया का लालच जगाएगा। यह सोचकर उसने फिर से याद दिलाया, क्योंकि मुझे विला प्रमुख झाओ ने साथ चलने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा अप्रत्याशित चीजें होती रहती हैं। उसी समय शान हेंग्यू अभी भी उसी सवाल के बारे में सोच रहा था। चूंकि दूसरों ने मेरी मदद की है, तो मुझे उस लड़की को धन्यवाद कहना चाहिए। यह सोचते ही अतीत की एक घटना फिर से उसके दिमाग में आ गई। हेंग्यू, हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा। बाहर निकलने के बाद वे सभी काम करेंगे जो हम पहले नहीं कर पाए थे। और मुझसे एक और वादा करो, अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया तो तुम्हें एक बार मेरे घर जाना होगा।
और मेरी जगह मेरे पिता को मेरी बातें बतानी होंगी। मैं यह काम नहीं कर सकता। जब हम दोनों बाहर निकलेंगे तो तुम खुद ही जाकर कहना। किसे पता था कि हकीकत हमेशा उम्मीदों के खिलाफ होती है। एक दिन राक्षसों के साथ लड़ाई के दौरान अचानक एक बड़ा खूनी मुंह शान हेंग्यू के पीछे आ गया। ऐन मौके पर वह इझिची ही था जिसने उसके लिए वह घातक प्रहार सहा। मरते हुए इझिची को देखकर शान हेंग्यू फूट फूट कर चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे लिए क्यों किया? जल्दी उठो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने पिता से मिलने जाओगे? हम में से तुम हमेशा सबसे मजबूत रहे हो। तुम्हें जीवित रहने की कोशिश करनी होगी। मेरे पिता को बताना कि मैं उनसे माफी मांगता हूं। यह सोचकर शान हेंग्यू ने भी एक फैसला किया। यह खून का कर्ज मैं तियान कीजी से जरूर वसूल करूंगा। फिर न जाने कितनी देर चलने के बाद शान हेंग्यू अनजाने में वापस उसी शराबखाने में पहुंच गया। वह लड़की अभी भी यही है। सच तो यह है कि अभी तक उसे धन्यवाद भी नहीं दिया है। हालांकि इससे पहले कि वह अंदर जाता, लोगों का एक समूह मुख्य दरवाजे से बाहर भागा। सब साथ रहो। आज रात हमें गठबंधन नेता द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना है। जब शान हेंग्यू ने भीड़ की ओर देखा तो पाया कि झाओ जुएन्यान भी उनमें शामिल थी। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? इस तरह पीछा करते हुए वह समूह अंततः हेंगशान के प्रवेश द्वार पर रुका। क्या वे उसी जगह जा रहे हैं जहां से वह अभी बाहर आया है? और पीछे आने वाला समूह भी शायद वहीं जा रहा है। ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? उसी समय मार्शल आर्ट गठबंधन के नेता दुगु यून अपने सैन्य सलाहकार के साथ गुप्त चर्चा कर रहे थे। सितुलियान और लुयिंदो में अचानक हलचल हुई है। क्या उनका उद्देश्य भी हमारी तरह ही है? सलाहकार ने इशारा किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वे हमारी तुलना में बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दुगु यून ने थोड़ी राहत की सांस ली। उम्मीद है कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। इस तरह कुछ और रास्ता तय करने के बाद एक आदमी अचानक झाओ जुएन्यान के सामने आया। आने वाला व्यक्ति मार्शल आर्ट एलायंस के शेंगलोंग हॉल का उपप्रमुख पिंग तिएंग था। मिस झाओ, मुझे लगता है कि आप थोड़ा थक गई हैं। क्यों ना मैं नेता को सूचित करूं कि यहाँ थोड़ा विश्राम कर लें। इससे पहले कि झाओ जुएन्यान कोई जवाब देती, झाओ यिन सबसे पहले आगे आया। हॉल मास्टर पिंग को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। हम खुद इसका सामना कर सकते हैं। बात करते करते अचानक घने जंगल से कुछ आकृतियां बाहर निकली। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह दृश्य देखकर दुगु यून ने जल्दी से सभी को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। जोय माउंटेन विलेज का प्रमुख रक्त दानव कोई आसान मुकाबला नहीं है। सलाहकार ने भी सबको सावधान रहने का संकेत दिया। सितुलियान का समूह भी उनके साथ जुड़ता दिख रहा है। तुरंत दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया और कुछ मामूली दुश्मनों को खत्म करने के बाद रक्त दानव ने अपनी तलवार की नोक दुगु यून की ओर कर दी। दुगु यून मुकाबला करते हुए आसपास की स्थिति पर नजर रख रहा था। धिक्कार है, हमारे लोगों की संख्या कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो। रक्त दानव जोर से हंसा। तियान कीजी का गुप्त हथियार अब हमारा होगा। तियान कीजी का नाम सुनते ही शान हेंग्यू अचानक चौंक गया। फिर उसने अपनी लंबी तलवार से पत्थरों को उछाला और फिर एक ही प्रहार में उन्हें तोड़ दिया। अगले ही पल बिखरे हुए अनगिनत पत्थरों ने एक पल में सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। मुझे बताओ, तियान कीजी कहाँ है? यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। यहां तक कि दुगु यून को भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह आदमी आखिर कहां से टपक पड़ा? यहां तक कि उसे इसकी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। तभी गठबंधन नेता ने चुप्पी तोड़ी। मदद के लिए धन्यवाद युवा योद्धा। लेकिन तियान कीजी, वह उनकी 10 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही शान हेंग्यू ने सुना कि तियान कीजी की मृत्यु हो चुकी है, उसके मन में एक गहरी निराशा पैदा हुई। उसने अभी तक अपने दोस्तों के खून का बदला तियान कीजी से नहीं लिया था और वह मर गया। यह सोचते ही उसके शरीर से शून्यता की एक ऊर्जा चुपचाप निकलने लगी। पल भर में वह पूरी हवा में फैल गई। इस ऊर्जा को अंदर खींचने वाले योद्धाओं को तुरंत कमजोरी का एहसास होने लगा। योद्धाओं की असामान्य स्थिति को देखकर दुगु यून को अचानक कुछ याद आया। क्या यह ऊर्जा शून्यता की ऊर्जा है? अगर ऐसा ही रहा तो मार्शल आर्ट एलायंस के सभी सदस्य विक्षिप्त हो सकते हैं। इस व्यक्ति को जल्द से जल्द मारना होगा। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला था,
झाओ जुएन्यान अचानक सामने आ गई। क्या तुम ठीक हो? आने वाली लड़की के चेहरे को देखकर शान हेंग्यू को अचानक कुछ याद आया। मैं तो उस लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आया था जिसने मुझ पर दया दिखाई थी। हाँ, दया ही थी वह। मैं जीवित बाहर आ सका। क्या वह भी उनकी दया के कारण नहीं था? चूंकि तियान कीजी मर चुका है और बदला नहीं लिया जा सकता, तो अब मुझे जो करना चाहिए, क्या वह उन्हें ढूंढना है? जैसे ही शान हेंग्यू ने अपनी शून्यता की ऊर्जा समेटी, योद्धाओं के शरीर से वह भारी कमजोरी तुरंत गायब हो गई। इसने दुकुयुन के मन में एक संदेह पैदा कर दिया। यह शून्य की ऊर्जा तो शीर्ष स्तर के उस्तादों के लिए भी सीखना कठिन है। आखिर उसका असली वजूद क्या है? इसी बीच झाओ शुएयान ने अपनी पूछताछ जारी रखी। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? शान हेंग्यू के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपने पास खड़े ब्यूरो प्रमुख से एक अनुरोध किया। उस महान योद्धा ने हमारी जान बचाई है। क्या हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं जब तक कि उन्हें वह व्यक्ति मिल नहीं जाता? ब्यूरो प्रमुख के चेहरे पर हिचकिचाहट दिख रही थी। हमारे उपकारी की मदद करना, इस प्रस्ताव को ठुकराना वाकई मुश्किल है। लेकिन मार्शल आर्ट्स गठबंधन के लोग उस शून्य ऊर्जा द्वारा निगले जाने ही वाले थे। क्या गठबंधन के नेता वाकई इस अनुरोध के लिए सहमत होंगे? उसे क्या पता था? दुकुयुन भी इस समय नफे नुकसान का आकलन कर रहा था। यह व्यक्ति एक ही वार में ग्रीन फॉरेस्ट और सितु कबीले के सभी डाकुओं को खत्म कर सकता है। निश्चित रूप से यह एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति है। लेकिन भारी संख्या में लोगों को खोने के बाद उसे यूं ही जाने देने के बजाय उसे अपने साथ रखना ही अधिक उचित होगा। इसलिए दुकुयुन ने तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ब्यूरो प्रमुख ने भी बिना समय गंवाए निमंत्रण दे दिया। छोटे भाई, क्या तुम सुरक्षा ब्यूरो की मदद के लिए आना चाहोगे? शान हेंग्यू को कुछ सोच में डूबा हुआ देखकर झाओ यिन तुरंत बोल पड़ा। हेनान सुरक्षा ब्यूरो ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई जा सके। क्या तुम वाकई इसे मना करने की सोच रहे हो? शान हेंग्यू ने मासूमियत से कहा। मैं भी जवाब देना चाहता हूं, पर मुझे तो यह भी नहीं पता कि सुरक्षा ब्यूरो होता क्या है। यह सुनकर झाओ शुएयान और अन्य दो लोग दंग रह गए। मैं तुम्हें समझाती हूं। सुरक्षा ब्यूरो वह जगह है जो सौंपे गए सामान को पहुंचाने और ग्राहकों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। जबकि उसके पीछे खड़ा छोटे बालों वाला आदमी काफी हैरान था। यह क्या चल रहा है? यह गंवार आखिर आया कहां से है? हालांकि पिंग तिएंग का सारा ध्यान उस तलवार पर टिका था। तलवार से निकलने वाली उस तीक्ष्ण ऊर्जा को देखकर लगता है यह तलवार कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन ऐसी प्रसिद्ध तलवार इस जैसे गंवार की कमर पर कैसे लटकी हो सकती है? छोटे बालों वाले आदमी को भी काफी उलझन हो रही थी। म्यान के बजाय इस तलवार को उसके योग्य मालिक की जरूरत है। इसलिए पिंग तिएंग ने तुरंत एक साहसी निर्णय लिया। अभी यहाँ बहुत भीड़ और नजरें हैं। जब गठबंधन नेता और हॉल मास्टर हैंग पर्वत में प्रवेश करेंगे, तब कार्रवाई करने के अवसर का इंतजार करते हैं। इस तरह कुछ देर और चलने के बाद सभी लोग आखिरकार सफलतापूर्वक हैंग पर्वत पहुंच गए। पर काफी देर तक सावधानी से खोजने के बाद भी उस चर्चित गुफा का प्रवेश द्वार कहीं नहीं मिला। तब सैन्य सलाहकार ने तुरंत दुकुयुन को पहाड़ खोदने का सुझाव दिया। हालांकि दुकुयुन को काफी चिंता थी। क्या इससे तियान कीजी के गुप्त मैनुअल को नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं होगी? और शान हेंग्यू भी यह सब देख रहा था। जिस जगह से वह बाहर आया था वह ढह चुकी है। तियान कीजी का असली प्रवेश द्वार ढूंढना ही होगा। तभी एक हल्की लेकिन बहुत परिचित गंध ने अचानक उसका ध्यान खींचा। यह तियान कीजी की आभा है। हाँ, वही जगह है। तुरंत वह छलांग लगाकर एक चट्टान के पास पहुंच गया। बस यही है। यह देखकर दुकुयुन पूरी तरह चौंक गया। तुम यहाँ का रास्ता कैसे जानते हो? क्योंकि यह वह जगह है जहां मैं कभी रहता था। यह स्पष्टीकरण सुनकर पिंग तिएंग उपहास करते हुए हंस पड़ा। तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो इस गहरे जंगल में जानवरों की तरह जीवन जी रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास तलवार की म्यान भी नहीं है। इसके बाद दुकुयुन ने जल्दी से निर्देश दिए। गुफा के अंदर में सैन्य सलाहकार किंगलोंग हॉल और शेंगलोंग हॉल के प्रमुख जाएंगे। जुआनवू हॉल आसपास की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। यह कहते हुए उसने अपना हाथ शान हेंग्यू के कंधे पर रखा। यहां से आगे का काम हम पर छोड़ दो। अब तुम इसमें दखल मत देना। शान हेंग्यू ने सोचा और उसे भी यह सही लगा।
वैसे भी तियान कीजी मर चुका है, तो यहाँ कौन क्या करता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी झाओ शुएयान जिज्ञासा के साथ दौड़ती हुई आई। क्या तुम वाकई यहाँ रहते थे? शान हेंग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अगले ही पल पिंग तिएंग और उसका साथी झाओ शुएयान के सामने आ गए। झाओ शुएयान के चेहरे पर उलझन के भाव देखकर छोटे बालों वाले आदमी ने मौके पर ही सफाई दी। कौन गारंटी दे सकता है कि यह आदमी ग्रीन फॉरेस्ट का जासूस नहीं है? इसका क्या मतलब है? क्या तुमने उसे हमें ग्रीन फॉरेस्ट के हाथों से बचाते हुए नहीं देखा? हो सकता है कि यह सब उसके और ग्रीन फॉरेस्ट के बीच मिलीभगत का एक नाटक हो। इसलिए अगर तुम वाकई निर्दोष हो तो वह तलवार अस्थायी रूप से हमारे पास जमा कर दो, कैसा रहेगा? यह कहकर उसने चुपके से उस तलवार का बारीकी से मुआयना किया। करीब से देखने पर यह और भी साफ दिखाई दे रही थी। पहली नजर में लगा कि यह कोई पुरानी मामूली तलवार है, लेकिन इससे निकलने वाली तीक्ष्ण ऊर्जा वाकई दुर्लभ है। इसी बीच शान हेंग्यू ने धीरे से तलवार बाहर निकाली। यह तलवार मेरे मृत मित्र ने मुझे सौंपी थी, इसलिए जब तक मैं मर नहीं जाता शायद मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। यह देखकर कि यह तरीका काम नहीं करेगा, उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, पर शान हेंग्यू ने पहले ही अपनी रणनीति सोच ली थी। एक व्यक्ति पीछे से रास्ता रोकने के लिए और एक दबाव बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये दोनों मुझ पर एक साथ हमला करना चाहते हैं। जैसे ही युद्ध छिड़ने ही वाला था, गुफा के प्रवेश द्वार से दुकुयुन की आवाज गूंजी। क्या मैंने तुम्हें चारों ओर निगरानी रखने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखकर पिंग तिएंग और उसके साथी ने तुरंत अपनी हथियार समेट लिए। गठबंधन नेता, क्या गुप्त हथियार इतनी जल्दी मिल गया? दुकुयुन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सभी को पीछे हटने का निर्देश दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है लड़के, हम फिर जरूर मिलेंगे। पिंग तिएंग और उसके साथी के जाने के बाद झाओ शुएयान तुरंत पास आई। क्या तुम ठीक हो? और यह जानने के बाद कि सब ठीक है, झाओ शुएयान ने चैन की लंबी सांस ली। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। वैसे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे का नाम अभी तक नहीं जानते। मेरा नाम झाओ शुएयान है और तुम्हारा? मेरा नाम शान हेंग्यू है। यह वाकई एक अच्छा नाम है। चलिए अब चलते हैं, हमें वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। इस तरह तियान कीजी के गुप्त हथियार को खोजने की मार्शल आर्ट्स गठबंधन की यात्रा आखिरकार समाप्त हुई। जैसे ही मार्शल आर्ट्स गठबंधन की तियान कीजी के गुप्त हथियार की खोज की यात्रा खत्म हुई, बाजार में इस बारे में कई अफवाहें फैलने लगी। सुना है कि मार्शल आर्ट्स गठबंधन को तियान कीजी का गुप्त हथियार मिल गया है। लगता है कि मार्शल आर्ट्स गठबंधन का पूरी दुनिया पर राज करना बस समय की बात है। जैसे जैसे अफवाहें फैलती गई, दुकुयुन की हालत खराब होती गई। भले ही मैं कहूं कि तियान कीजी का कोई गुप्त हथियार था ही नहीं, फिर भी कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। बाकी बुजुर्गों ने भी खुद को बहुत असहाय दिखाया। सुना है कि यह अफवाह वुहान तक फैल गई है और इसने पूरे हुबेई क्षेत्र को कवर कर लिया है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हेंगशान की गुफा में केवल तियान कीजी द्वारा छोड़ा गया यह लकड़ी का बक्सा ही मिला है, और साथ में बस एक पत्र था। लेकिन इस पत्र की बातों का आखिर क्या मतलब है? ब्लड डेमन जैसा अद्भुत व्यक्ति पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया को अराजकता में झोंकना चाहता है। इसे रोकने के लिए मैंने 100 बेजोड़ उस्तादों को प्रशिक्षित किया है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि ब्लड डेमन को रोकने के लिए उनका उपयोग करें, और इन 100 उस्तादों को नियंत्रित करने के लिए इस लकड़ी के बक्से के भीतर यिनयांग गो का उपयोग करना आवश्यक है। ब्लड डेमन, मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। इसके बाद दुगुयुन ने लकड़ी का बक्सा खोला, लेकिन पाया कि उसके अंदर केवल एक मनका था जिसमें कीड़ा गु था। यह अनसुना यिनयांग गु तो दूर की बात है, पत्र में बताए गए 100 उस्तादों का भी कोई सुराग नहीं था। आखिर इस पर कितना विश्वास किया जाए? लेकिन इन शंकाओं से ज्यादा सैन्य सलाहकार एक और बात को लेकर अधिक चिंतित थे। मुझे डर है कि इस सब के पीछे ऐसा लगता है कि कोई ताकत इसे नियंत्रित कर रही है। दुगुयुन भी इस बात से सहमत थे। जब मैं हेंगशान में था, मुझे महसूस हुआ कि डाकुओं का लक्ष्य तियान कीजी का गुप्त हथियार नहीं था, बल्कि वे हमारे मार्शल आर्ट्स गठबंधन पर हमला कर रहे थे। जब हम हेंगशान पहुंचे तो न केवल वहां कोई बचा हुआ सदस्य मिला,
बल्कि उनके अधिकांश शव भी पहले ही गायब हो चुके थे और अब बाजार में बर्फ के गोले की तरह बढ़ती जा रही ये अफवाहें। यह स्पष्ट रूप से कोई जानबूझकर पूरी मार्शल आर्ट दुनिया की नजरें हमारे मार्शल आर्ट्स गठबंधन की ओर मोड़ रहा है। इस विश्लेषण को सुनकर बुजुर्ग दंग रह गए। आखिर पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है? सैन्य सलाहकार ने अपना संदेह व्यक्त किया। सबसे पहले झाओ परिवार के मुखिया पर संदेह किया जाना चाहिए, जो खजाने का नक्शा लाए थे। भले ही झाओ रिक्सियन उस तरह के व्यक्ति न हो, लेकिन कौन जानता है कि झाओ परिवार के विला में कोई जासूस छिपा है या नहीं। दुगुयुन विचारमग्न थे। ऐसा लगता है कि झाओ विला की जांच के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को भेजने की जरूरत है। भले ही झाओ विला मास्टरमाइंड न हो, पर हो सकता है कि वह उस मास्टरमाइंड का फैलाया हुआ एक मोहरा हो। और दूसरी ओर झाओ जुएयान और उनका दल आखिरकार झाओ विला लौट आया। शान हेंग्यू की कमर पर दरारों से भरी म्यान को देखकर झाओ जुएयान के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। ऐसा लगता है कि कितनी भी अच्छी म्यान क्यों न हो, वह तलवार की तीव्रता को सहन नहीं कर सकती। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, म्यान अचानक फट गई। यह दृश्य देखकर झाओ जुएयान ने तुरंत माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए म्यान बनाने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। क्या मुझे क्षमा करे शब्द सुनाई दिया? शान हेंग्यू ने तुरंत मौत के बारे में सोचा। अपनी आंखों के सामने ई शिकी की मौत। उस समय उस आदमी ने भी यही बात कही थी, जबकि मरने वाला वह खुद था। फिर उसे मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत थी? इसलिए आगे से कभी माफी मत मांगना, क्योंकि मैं वैसी बातें दोबारा नहीं सुनना चाहता। हालांकि जब झाओ जुएयान इस प्रतिक्रिया से हैरान थी, तभी ब्यूरो प्रमुख की आवाज अचानक गूंजी। हेंग्यू, जल्दी यहां आओ। शान हेंग्यू को धीरे धीरे जाते हुए देखकर झाओ जुएयान का मन शंकाओं से भर गया। क्या मैंने कुछ गलत किया है? थोड़ी ही देर में ब्यूरो प्रमुख शान हेंग्यू को हेनान एस्कॉर्ट ब्यूरो ले गए। चलते चलते शान हेंग्यू आसपास का मुआयना कर रहे थे। ऐसा लगता है कि इन तथाकथित कुलियों का मतलब सामान ढोने वाले मजदूर हैं। तभी ब्यूरो प्रमुख अचानक जोर से चिल्लाए, झोंग क्यूई, मैं एक नया कुली लाया हूं। तुम इसे सिखाने के लिए जिम्मेदार हो। और जब झोंग क्यूई ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, तो ब्यूरो प्रमुख ने फिर से पीछे मुड़कर देखा। झोंग क्यूई थोड़ा असभ्य लड़का है, लेकिन कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके जाने के बाद झोंग क्यूई के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। भले ही उसे ब्यूरो प्रमुख लाए हों, फिर भी कोई अपवाद नहीं होगा। नया आया है तो उसे थोड़ा विशेष ध्यान तो मिलना ही चाहिए। शान हेंग्यू की पहली ही बात ने झोंग क्यूई को गुस्से से लाल कर दिया। तुम दिखने में तो हट्टे कट्टे हो, पर हाथ पैर छोटे हैं। यह वास्तव में एक मजाकिया शारीरिक बनावट है। झोंग क्यूई अपना गला फाड़कर चिल्लाया, क्या तुम पहले ही दिन अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? इससे शान हेंग्यू को तुरंत गहरी दुश्मनी का एहसास हुआ। इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ तलवार की मूठ पर रख दिया। क्या इसे मार देना चाहिए? और झोंग क्यूई ने भी उसकी हरकत को भांप लिया। इस लड़के की कमर पर तो तलवार बंधी है। एक साधारण मजदूर तलवार लेकर कहां घूमता है? इसे जल्दी मेरे हवाले करो। शान हेंग्यू ने इस मांग को सिरे से ठुकरा दिया। साथ ही उसकी आंखों में मारने का इरादा झलक रहा था। इससे झोंग क्यूई के माथे पर पसीना आ गया। आज बहुत देर हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। यह नजारा देखकर आसपास खड़े लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। झोंग क्यूई हमेशा दूसरों पर धौंस जमाता रहता है, पर एक नए लड़के के सामने उसकी इतनी हवा निकल गई। झोंग क्यूई गुस्से में था, लेकिन लाचार था। नए लड़के, मेरे पीछे आओ। सोने की जगह इस तरफ है। भले ही स्वर अब काफी नरम लग रहा था, लेकिन झोंग क्यूई के मन में बदले का बीज पहले ही बोया जा चुका था। तुम रुको मेरे लिए। यह अपमान मैं तुम्हें ब्याज समेत वापस लौटाऊंगा। जब आधी रात हुई, झोंग क्यूई सावधानी से बिस्तर से उठा और चारों ओर शान हेंग्यू को ढूंढने लगा। अगले ही पल वह रहस्यमय तरीके से टकरा गया, किसी अज्ञात वस्तु से। क्या बकवास है, यहां खंभा कब से आ गया? हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शान हेंग्यू ही था। तो झोंग क्यूई सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया। तुम अब तक सोए नहीं हो क्या? लेकिन जब उसने देखा कि शान हेंग्यू आंखें बंद किए स्थिर खड़ा है, तो उसने फिर से अंदाजा लगाया, क्या यह लड़का खड़े खड़े ही सो गया है?
लेकिन जैसे ही झोंग क्यूई ने चुपके से उस लंबी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, शान हेंग्यू ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उस पल झोंग क्यूई पूरी तरह से सुन्न हो गया। भले ही वह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन झोंग क्यूई ने गहराई से महसूस किया एक भारी और जबरदस्त डर। यहां तक कि वह खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने साक्षात मृत्यु को देखा था। हालांकि यह सब झोंग क्यूई का भ्रम मात्र था, लेकिन इसके बावजूद झोंग क्यूई लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर वापस चला गया। दरअसल यह सब शान हेंग्यू द्वारा अपनी सुरक्षा ऊर्जा क्यूआई चलाने के कारण हुआ था। लेकिन वह शुरू में खड़े होकर सोने वाला व्यक्ति नहीं था। बस उस गुफा में बिताए लंबे समय के दौरान, चाहे आराम करना हो, खाना हो या सोना, उसे हर पल सतर्क रहना पड़ता था। धीरे धीरे उसकी खड़े होकर सोने की आदत बन गई और साथ ही अपनी आंतरिक ऊर्जा को चलाने की भी। अगले दिन सबसे पहले जागने वाला शान हेंग्यू धीरे धीरे झोंग क्यूई के पास गया। क्षमा कीजिए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, झोंग क्यूई इतना डर गया कि कमरे से बाहर भाग गया। उसके बाद बाकी लोग भी उठने लगे। आज के काम का बोझ पहाड़ जैसा था, लेकिन जिसकी उम्मीद किसी भी कुली ने नहीं की थी। शान हेंग्यू ने अपनी थोड़ी सी कुशलता दिखाई और सामान का भारी ढेर पलक झपकते ही लकड़ी की गाड़ी पर करीने से सज गया। वह नया लड़का साधारण नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हमारा सारा काम छीन लेगा। बातचीत के दौरान अचानक उन दोनों के सामने एक आकृति आई। आने वाली और कोई नहीं बल्कि झाओ जुयेन थी। मिस जुयेन, आप यहाँ कैसे आईं? मैं कैसे नहीं आती? ऐसी बात सुनकर कोई कैसे बेफिक्र रह सकता है? मुझसे कभी सॉरी मत कहना। आखिर इसका मतलब क्या है? मैं भी बहुत अजीब हूं कि सिर्फ एक बात की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई और यहां तक कि मैं खुद उसे ढूंढने आ गई। हालांकि जब वह सोच में डूबी थी, तभी अचानक शान हेंग्यू सामने आ गया। इस अचानक हुई स्थिति के सामने झाओ जुयेन के मन में घबराहट होने लगी। यहां तक कि उसके मुंह से शान हेंग्यू भाई निकल गया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने जल्दी से बात बदली। क्या? कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? और भाई तुम्हें क्या पसंद है? या फिर तुम्हें किस चीज से नफरत है? यह कहने के बाद उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। आखिर आज मुझे हो क्या गया है? फिर शान हेंग्यू ने जवाब दिया, मुझे शांति पसंद है और नफरत उस चीज से है जो इस शांति को भंग करे। और अपने दोस्तों से सॉरी जैसा शब्द सुनना भी पसंद नहीं। यह सुनकर झाओ जुयेन का मन खुशी से झूम उठा। तो उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया है। मैं वादा करती हूं कि आगे से कभी वह शब्द नहीं कहूंगी। हालांकि शान हेंग की शांति की इच्छा के विपरीत खूनी संघर्ष की पूर्व संध्या आ चुकी थी। जब झाओ जुयेन और शान हेंग्यू बात कर रहे थे, तभी घोड़ों के टापों की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। क्या इत्तेफाक है? कुछ समय बाद मिलने पर मिस झाओ और भी सुंदर हो गई है। आने वाला व्यक्ति मार्शल आर्ट्स अलायंस के राइजिंग ड्रैगन हॉल का डिप्टी हॉल मास्टर पिंग तिएंग था। आप मार्शल आर्ट्स के मामलों में इतने व्यस्त हैं, यहाँ कैसे आए? मैं इस बार मार्शल आर्ट्स अलायंस के आदेश पर एक मिशन पूरा करने आया हूँ। अलायंस ने हेनान एस्कॉर्ट ब्यूरो की पूरी सहायता करने का निर्णय लिया है। बातचीत के दौरान जिंग बाओ का ध्यान अचानक गया एक परिचित चेहरे पर। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। एक कुली के पास तलवार होना कितनी बेतुकी बात है। जो चीज आप संभाल नहीं सकते, उसे हाथ में न रखना ही बेहतर है। यही समझदारी है। झाओ जुयेन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार राइजिंग ड्रैगन हॉल मार्शल आर्ट्स अलायंस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगर यहाँ झगड़ा हुआ तो यह मुसीबत को दावत देना होगा। हेंग्यू भाई, आप जाकर अपने बाकी काम देखिए। यह संबोधन सुनकर पिंग तिएंग को बहुत बुरा लगा। उसने तो उसे भाई कहना भी शुरू कर दिया है। यह देखकर उसकी बहन पिंग मेलिंग सब समझ गई। अलायंस मास्टर के एक आदेश पर भाई इतनी जल्दी यहाँ भागे चले आए, तो यह सब इस मिस झाओ के लिए था। तभी एक तरफ से अचानक आवाज आई, क्या तुम ही शान हेंग्यू हो? तो मिस भी यहाँ है। मैं एस्कॉर्ट मास्टर जिंग बाओ हूँ। ब्यूरो चीफ के आदेश पर यहाँ ट्रेनिंग देने आया हूँ उन नए कुलियों को जो एस्कॉर्ट मिशन पर साथ जा रहे हैं। यह सुनकर झाओ जुन चिंतित हो गई। अभी तो काम शुरू किया है और अभी से मिशन पर जाना होगा। दूसरी ओर
पिंग तिएंग के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। बहुत अच्छा। जब वह लड़का यहाँ नहीं होगा तो जुयन के करीब आने का यह सबसे अच्छा मौका है। किस बात की देरी कर रहे हो कुली साहब? ब्यूरो के मार्शल आर्ट्स मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, है ना? इसे देखकर पिंग मेलिंग ने उपहास में एक आह भरी। ये मर्द भी ना। डिप्टी हॉल मास्टर बनने के बाद भी कितने बचकाने हैं, लेकिन वह आदमी इस उकसावे के सामने भी अडिग रहा। क्या वह तलवार सिर्फ दिखावे के लिए है? और इस तरह जिंग बाओ के साथ जाने का फैसला करने के बाद जिंग बाओ को ब्यूरो चीफ की हिदायत याद आई। हेंग्यू का थोड़ा ख्याल रखना, ध्यान रहे कि वह रास्ते में कोई मुसीबत खड़ी न करे। उस समय जिंग बाओ को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद उसे कुछ समझ आने लगा। सुना है कि वह अकेले पहाड़ों में रहता था। उसका व्यवहार अजीब है, वह तो ठीक है, लेकिन एक मामूली कुली तलवार रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह सोचते हुए उसने तुरंत अपनी शंका व्यक्त की। भाई शान हेंग्यू, क्या तुम तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हो? लेकिन जब उसने सुना कि यह सयान 3 टैलेंट्स तलवारबाजी है तो जिंग बाओ को तुरंत जवाब मिल गया। तो यह एक नौसिखिया है जो एस्कॉर्ट बनने का सपना देख रहा है और अभी तलवार चलाना सीखना शुरू किया है। हालांकि सयान तलवारबाजी बुनियादी हुनर है, लेकिन असली लड़ाई में इससे कहीं बेहतर तकनीकें मौजूद हैं। यह कहते हुए उसने मौके पर ही अपनी तलवार निकाल ली। मुझे देखने दो कि तुम्हारी सयान तलवारबाजी कैसी है। इससे शान हेंग्यू तुरंत सतर्क हो गया। क्या तुम्हारी इन बातों का मतलब मुझे मारना है? जिंग बाओ ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए मना किया। मैं तो बस एक मुकाबले के जरिए एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता हूं। शान हेंग्यू थोड़ी देर रुका। तो फिर मुकाबले की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। जिंग बाओ पहले तो हैरान रह गया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। मैंने पूरी उम्र अभ्यास किया है। तुम जैसे नौसिखिए जो अभी तलवार पकड़ना सीखे हैं मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? हालांकि आत्मविश्वास होना अच्छी बात है। आओ मैं तुम्हें ताकतवर बनने का तरीका सिखाता हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, शान हेंग्यू ने अचानक अपनी हथेलियों से कुछ नापना शुरू कर दिया। इसे देखकर जिंग बाओ उलझन में पड़ गया। तुम यह क्या कर रहे हो? यह पहली बार है जब मैं किसी पर रहम कर रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा हिसाब लगाना पड़ रहा है। यह सुनकर जिंग बाओ अवाक रह गया। तो ब्यूरो चीफ का यही मतलब था। अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हें असली ताकत का एहसास कराता हूं। जिंग बाओ के हमले की मुद्रा को देखकर शान हेंग्यू ने उसकी अगली चाल को पहले ही समझ लिया था। अगर रहम करना है तो बस सामने जमीन पर हमला करना होगा। यह सोचकर उसने बिजली की गति से तलवार निकाली और अगले ही पल उसे अपने कदमों के पास जोर से दे मारा। इस प्रहार से जिंग बाओ को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन उसके झटके ने उसे बिल्कुल सही तरीके से दूर फेंक दिया। हैरानी के बीच जिंग बाओ ने पूछा कि वह कौन सी मार्शल आर्ट थी। यह शाब्दिक अर्थों में सयान तलवारबाजी ही है। इसका एक रूप है जिसे आकाशीय बिजली कहते हैं। जिंग बाओ बहुत उलझन में था। कहने को तो सयान तलवारबाजी है, पर वैसी लगती नहीं। लेकिन उस तलवार की ऊर्जा वाकई आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह थी। यह शख्स इतना बड़ा उस्ताद निकला। क्या ब्यूरो चीफ को यह पहले से पता था? तभी शान हेंग्यू ने फिर से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सबसे ताकतवर हूं। जिंग बाओ बेबस भी था और उसे हंसी भी आ रही थी। इसकी ताकत के एकदम विपरीत इसकी मासूमियत है। यह तो बिल्कुल एक बच्चे जैसा है। मुख्य को रिपोर्ट करने से पहले प्राथमिकता इस बात पर है कि इस व्यक्ति को सिखाया जाए कि सांसारिक दुनिया में मार्शल आर्ट का सही उपयोग कैसे किया जाए। यह सोचकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखाने वाला हूं। शान हेंग्यू की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होते देख जिंग बाओ ने उसे मौके पर ही पहला सबक सिखाया। ऐसे समय में दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाना ही मानवीय स्वभाव है। इस तरह शान हेंग्यू एस्कॉर्ट जिंग बाओ के घर में रहने लगा और बीते वर्षों में भुला दी गई मानवीय सामान्य समझ को सीखने लगा। और इस दौरान एक जोड़ी आंखें चुपचाप यह सब देख रही थी। याद है जब गठबंधन के नेता ने कहा था, आपका कार्य झाओ जियाजुआंग की हर गतिविधि पर नजर रखना है। यदि हेंगशान के डाकुओं का हमला झाओ जियाजुआंग से संबंधित है तो संबंधित सबूत मिलना ही चाहिए। पिंग मीलिंग के इतने लंबे समय तक गुप्त अवलोकन के बाद यहां कोई संदिग्ध समस्या नहीं दिखती।
बल्कि वह नौसिखिया युवक कुछ ज्यादा ही ध्यान आकर्षित कर रहा है। जल्द ही एस्कॉर्ट यात्रा का दिन आ गया। मुख्य द्वारा एक जोशीले भाषण के बाद हेड एस्कॉर्ट मां के नेतृत्व में दल व्यवस्थित रूप से रवाना हुआ। दृश्य बदलता है। ग्रीन फॉरेस्ट रोड के मुख्यालय के भीतर लाल पर्दे के पीछे से एक खौफनाक सवाल गूंजता है। मेरी जिंगटियन टीम के 30 लोग पूरी तरह मारे गए। यह अधीनस्थ की अक्षमता है। यह पता लगाने में विफल रहा कि यह किसने किया। बात पूरी होने से पहले ही पर्दे के भीतर से एक बड़ा हाथ निकला। उंगलियों के इशारे पर सभी लाशें अजीब तरह से तैरने लगी। वे सभी एक ही व्यक्ति के हाथों मारे गए, जैसा कि तियान क्यूजी से उम्मीद थी। उसने वास्तव में उस तरह के 100 राक्षस बना दिए। लेकिन फिर भी केवल उन चीजों के साथ वे मुझसे, यह रक्त दानव, ब्लड डेमन, कब तक मुकाबला कर पाएगा। मैं इसका इंतजार करूंगा। यह सोचकर रक्त दानव ने नए निर्देश जारी किए। अभी जाकर जांच करो वे लोग जिन्होंने उस लड़ाई में भाग लिया था। एक एक करके उनका पता लगाओ। इससे पहले झाओ जियाजुआंग के मालिक के अध्ययन कक्ष में मार्शल आर्ट्स गठबंधन के शेंगलोंग हॉल के लोग झाओ से मिलने आए। झाओ रिक्सियान ने जल्दी से उन्हें बैठने के लिए कहा। शायद आप ही शेंगलोंग हॉल के 2 ड्रैगन में से एक, डाओलोंग हैं। मालिक, आप बहुत दयालु हैं। मैं पिंग तिएंग हूं। तो आपके बगल में यह व्यक्ति निश्चित रूप से जियानलोंग होगा। मालिक से मिलकर खुशी हुई। मैं नानगोंग जिन हूं। बात खत्म होते ही एक और आवाज आई। मैं रेनलोंग भाई की छोटी बहन पिंग मीलिंग हूं। झाओ रिक्सियान समझदारी से मुस्कुराया। पिंग परिवार हेबेई का नंबर 1 मार्शल आर्ट परिवार है। इसके अलावा वह बहुत सुंदर और प्यारी है। शायद वह यिन्यर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सके। यह सोचकर उसने सीधे चाय का प्याला उठाया। मुझे आशा है कि यहां रुकने के दौरान आप मेरे बेटों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेंगे। उन्हें अधिक मार्गदर्शन प्रदान करें। इस तरह मालिक से मिलने के बाद अपने बड़े भाई के लाल चेहरे को देखकर पिंग मीलिंग आहें भरने से खुद को रोक न सकी, जबकि उनका काम निगरानी करना था। बड़े भाई का सारा ध्यान उस युवती पर था। लेकिन मैंने कुछ दिनों तक देखा है, वह युवती बड़े भाई को नहीं देख रही है, बल्कि एक मामूली कुली को देख रही है। पिंग तिएंग को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। सुना है कि वह व्यक्ति कई महीनों की एस्कॉर्ट यात्रा पर गया है। इस समय के दौरान मुझे विश्वास है कि मैं सुएयान का मन बदल सकता हूं। उसी समय शान हेंग्यू अपना सारा ध्यान अपने सामने रखे भोजन पर केंद्रित कर रहा था। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। निश्चित रूप से भोजन का आनंद लेना ही इस दुनिया में सबसे रोमांचक क्षण है। यह देखकर झिंग बाओ बहुत हैरान हुआ। जिस तरह से आप एक रस्म की तरह खाना खाते हैं, मैंने पहली बार देखा है। वैसे इस एस्कॉर्ट यात्रा का गंतव्य सिचुआन है। प्राचीन काल से सिचुआन तांग कबीले का घर रहा है और वह जो सभी तांग वंशों को एकीकृत कर शीर्ष परिवारों में से एक बना। वह इस बार का ग्राहक सिचुआन तांग परिवार है। इस यात्रा में हमारे एस्कॉर्ट्स के अलावा तांग परिवार ने भी विशिष्ट योद्धाओं की एक टीम चुनी है। यहां तक कि एक बुजुर्ग भी पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। जैसा कि कल्पना की जा सकती है, यह एस्कॉर्ट सामग्री निश्चित रूप से बहुत कीमती है। उसी क्षण तांग परिवार के बुजुर्ग के सामने एक तितली उड़ने लगी। हालांकि बुजुर्ग ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, तितली राख में बदल गई। उसने सतर्कता से बगल की खाने की मेज की ओर देखा। उन कुलियों में एक व्यक्ति है जिससे एक असाधारण आभा निकल रही है। वह आखिर कौन है? लेकिन जैसे ही वह शान हेंग्यू को पहचानने वाला था, हेड एस्कॉर्ट मां अचानक घोड़े पर सवार होकर आ गया। क्या वह आभा हेड एस्कॉर्ट मां के शरीर से निकल रही थी? सभी एस्कॉर्ट्स और कुली ध्यान से सुने। हम हेनान एस्कॉर्ट ब्यूरो के प्रतीक हैं। सिचुआन जाने में सामान्यतः 4 महीने लगते हैं, लेकिन हमें 1.5 महीने के भीतर पहुंचना होगा। यह कहते ही उसने तुरंत प्रस्थान का आदेश दे दिया। झिंग बाओ ने शान हेंग्यू को पीछे न छूटने की चेतावनी दी। हेड एस्कॉर्ट मां के साथ चलना बहुत कठिन है, क्योंकि वह ईमानदार हैं और कभी शॉर्टकट नहीं लेते। साथ ही न केवल मार्शल आर्ट जानने वाले एस्कॉर्ट्स, बल्कि कुलियों को भी घोड़े की गति से दौड़ना पड़ता है। लेकिन झिंग बाओ ने कभी नहीं सोचा था कि शान हेंग्यू न केवल तेज गति के साथ तालमेल बिठा पाएगा, बल्कि वह जरा सा भी नहीं हाफ रहा था। इस तरह हेनान एस्कॉर्ट ब्यूरो ने केवल 2 दिनों में पिंगडिंग पर्वत की दूरी तय कर ली, जिसमें सामान्यतः 4 दिन लगते थे। लेकिन तभी
एक भाला अचानक आसमान से गिरा। अगले ही पल उग्र डाकुओं का एक समूह झाड़ियों से बाहर निकल आया। चूंकि आपने हमारे डाकुओं के इलाके में प्रवेश किया है, यदि आप माल छोड़कर चले जाते हैं तो हम आपकी जान बख्श देंगे। इस पर झिंग बाओ ने शान हेंग्यू को शांत रहने का इशारा किया। ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। टोल टैक्स लेने के बाद वे पीछे हट जाएंगे। हालांकि तांबे के सिक्कों की 2 भारी थैलियों के सामने डाकुओं के सरगना ने एक वार से उन्हें नीचे गिरा दिया। इन थोड़े से पैसों की किसे परवाह है, मुझे तुम्हारा माल चाहिए। यह कहकर उसने अपनी बड़ी तलवार लहराई और हमला कर दिया। पल भर में दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। यह देखकर तांग परिवार के बुजुर्ग तांग हाओगुआन ने कुछ गड़बड़ महसूस की। तुम लोग साधारण डाकू नहीं हो, इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? सरगना कुटिलता से मुस्कुराया। हम डाकुओं के बीच एक प्रतिष्ठित और सच्चे नायक के रूप में जाने जाते हैं। हमारे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी, बूढ़े आदमी। तांग हाओगुआन ठंडे ढंग से हंसा। अगले ही पल उसकी उंगलियों से एक छोटा खंजर निकला। जैसे ही खंजर पेड़ के तने में गहराई से धंसा, डाकुओं के सरगना की छाती में एक बड़ा छेद हो गया। हमारे तांग परिवार के माल पर नजर डालने की हिम्मत की। क्या तुम जैसे लोग उसे छूने की हिम्मत भी कर सकते हैं? यह कहते हुए कई और खंजर तेजी से बाकी डाकुओं की ओर बढ़े। पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। सभी डाकू तुरंत वहीं ढेर हो गए। लेकिन तभी घने जंगल से एक और सैन्य टुकड़ी बाहर आई। वाकई सिर्फ डाकुओं के भरोसे रहना बहुत मुश्किल था। जब सिचुआन तांग परिवार के बुजुर्ग खुद मैदान में आ गए हैं, तो लगता है कि हम भी अब पीछे नहीं हट सकते। दुश्मन को आक्रामक रूप से आते देख तांग हाओगुआन ने जल्दी से सभी को युद्ध के लिए तैयार होने की चेतावनी दी। भले ही तुम्हारी हेनान सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह खत्म हो जाए, तुम्हें इस माल को सिचुआन के मुख्य परिवार तक पहुंचाना ही होगा। तुम लोग मेरे द्वारा चुने गए चुनिंदा योद्धा हो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपनी जान देकर भी इस माल की रक्षा करनी होगी। इतना कहकर दोनों पक्ष फिर से भीषण युद्ध में उलझ गए। लेकिन पहले के विपरीत सबसे आगे लड़ने वाले सुरक्षाकर्मी जल्द ही कमजोर पड़ने लगे। यहां तक कि उनकी मुख्य ताकत भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पर जैसे ही दुश्मन उन्हें जान से मारने ही वाला था, बिजली की सी गति वाली एक तलवार की चमक के साथ अगले ही पल वह व्यक्ति तुरंत गायब हो गया। इस जोरदार धमाके ने आसपास के दुश्मनों का ध्यान खींचा। अभी वह धमाका कैसा था? क्या आसमान से बिजली गिरी है? हालांकि सब कुछ जानने वाले शिंग बाओ ने अपनी नजरें डैन हेंग्यू पर टिका दी। जल्दी जाओ और दूसरों को बचाओ। क्यों? क्योंकि तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। क्यों का क्या मतलब है? क्या वे भी हमारे लोग नहीं हैं? मैं तुमसे विनती करता हूं। डैन हेंग्यू ने धीरे से आह भरी। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है, लेकिन जब तुमने कह ही दिया है, तो मैं एक बार तुम्हारी मदद कर देता हूं। इस समय युद्ध का मैदान अपने चरम पर था। तांग हाओगुआन, तुम्हारे वे घटिया गुप्त हथियार हमारे खिलाफ बेकार हैं। अगर सामान छोड़कर यहां से चले जाओ, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। यह सुनकर तांग हाओगुआन अचानक चौंक गए। लेकिन उन्हें दुश्मन की धमकी से हैरानी नहीं हुई, बल्कि उस परछाई से हुई जो अभी उनकी नजरों के सामने से गुजरी थी। जैसे ही डैन हेंग्यू ने अपने कदम रोके, मैदान के दुश्मन पल भर में खत्म हो गए। और यह खबर जल्द ही एक महिला के कानों तक पहुंची। क्या तुमने नहीं कहा था कि मामूली हेनान सुरक्षा एजेंसी और उस बूढ़े तांग हाओगुआन के लिए डेड स्पिरिट हॉल काफी होगा? सवाल पूछने वाली यूवेन परिवार के डेड स्पिरिट हॉल की प्रमुख यूवेन हुई थी। सैन्य सलाहकार ने तुरंत माफी मांगी। लगता है हमारी जानकारी में कोई गलती थी। उनके बीच वाकई कोई माहिर खिलाड़ी छिपा हुआ है। आखिर वह व्यक्ति कौन है, मैं खुद पता लगाऊंगा। बात पूरी होने से पहले यूवेन हुई ने उसे बीच में ही रोक दिया। इस मामले की जांच मुझे खुद करने दो। मैं भी देखना चाहती हूं कि वह माहिर आखिर है कौन। जैसे ही यूवेन हुई ने खुद जांच करने का फैसला किया, डेड स्पिरिट हॉल के विनाश की सच्चाई जानने के लिए दृश्य सीधे यूवेन परिवार की ओर मुड़ गया। यूवेन परिवार, हालांकि इसे 5 बड़े परिवारों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यह किसी से कम भी नहीं है। दुनिया के 1/3 व्यापारिक अधिकारों पर इनका नियंत्रण है। अपनी अपार संपत्ति के बल पर यह बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। और इसी यूवेन परिवार के भीतर सिचुआन तांग परिवार के बारे में एक खुफिया जानकारी चुपके से पहुंची।
तो क्या उन्होंने जो छिपाया था उसका पता चला? बटलर ने पुष्टि की। सिचुआन तांग परिवार और आग्नेयास्त्र विला ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने सफलतापूर्वक थंडरबोल्ट बम बना लिए हैं और 5 गाड़ियों जितना माल अभी हेनान सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से मुख्य परिवार को भेजा जा रहा है। इससे यूवेन परिवार के मुखिया यूवेन हुआंग काफी हैरान हुए। थंडरबोल्ट गेट के वंशजों ने आखिरकार उस थंडरबोल्ट बम के बनाने की विधि को दुनिया के सामने वापस ला ही दिया, और वह भी पूरे 5 गाड़ियों की मात्रा में। अतीत में थंडरबोल्ट बम के उपयोग के रिकॉर्ड के अनुसार यह कई सामान्य संप्रदायों को पूरी तरह तबाह करने के लिए काफी है। कहते हुए उन्होंने अचानक उड़कर आते हुए पक्षी को पकड़ लिया। वे थंडरबोल्ट बम और उन्हें बनाने की विधि हमें हर हाल में हासिल करनी होगी। बटलर हिचकिचाते हुए बोला। बात यह है कि कुमारी ने इस बारे में सुनने के बाद डेड स्पिरिट हॉल के लोगों के साथ पहले ही प्रस्थान कर दिया है। अब वे शायद पिंगडिंग पर्वत के इलाके में पहुंच चुकी हैं। दूसरी ओर हेनान सुरक्षा एजेंसी में हालांकि हेंग्यू के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वे दुश्मनों का पूरी तरह सफाया करने में सफल रहे, लेकिन उन्हें खुद भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग सभी रक्षक मारे गए। इस तरह तो यह सफर आगे जारी रखना मुश्किल होगा। पिंगडिंग पर्वत से बाहर निकलने के बाद किसी दूसरी सुरक्षा एजेंसी को ढूंढना होगा। तांग हाओगुआन ने तुरंत मना कर दिया। इस काम की जिम्मेदारी अंत तक इन्हीं की होनी चाहिए। इससे तांग झेजी बहुत उलझन में पड़ गए। क्या इतनी कीमती चीज अभी भी ऐसी हालत वाली सुरक्षा एजेंसी के भरोसे छोड़ी जानी चाहिए? क्या किसी भी स्थानीय छोटी एजेंसी को चुनना एक जैसा नहीं होगा? इसके अलावा हमारे पास आपकी आसमानी बिजली नहीं है क्या, चाचा? तांग हाओगुआन ने बेप्सी में आह भरी। लगता है इस लड़के को कोई गलतफहमी हुई है, पर सोचा जाए तो ठीक ही है। यहां तक कि मैं खुद भी मुश्किल से ही देख पाया था। जाहिर है उसकी नजरों में शायद कुछ भी नहीं दिखा होगा। यह सोचकर उन्होंने एक तरफ नजर डाली। अगर तांग परिवार के संरक्षक की मेरी इन आंखों ने सही देखा है, तो उन अपराधियों का सफाया करने वाली आसमानी बिजली उस तलवारधारी कुली का काम था। पर जैसे ही तांग झेजी यह सुनकर हैरान हुए। तांग हाओगुआन पहले ही डैन हेंग्यू के पास पहुंच चुके थे। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी यह मार्शल आर्ट किस संप्रदाय की है? इससे डैन हेंग्यू सोच में पड़ गए। तियान झिजी ने उन्हें कभी मार्शल आर्ट नहीं सिखाई थी। उन्होंने बस हमें उस नरक में फेंक दिया था। मेरी मार्शल आर्ट लंबे समय के दौरान अनगिनत मौत और जिंदगी की लड़ाइयों के बाद सीखी गई है। यह मेरी अपनी अनूठी चीज है। इसी तरह डैन हेंग्यू द्वारा सीधे तौर पर नहीं कहने के बाद तांग हाओगुआन हैरान और गुस्से में थे। क्या तुम्हारी यह काबिलियत आसमान से टपकी है? और मैं तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का वरिष्ठ और तांग परिवार का बुजुर्ग हूं। तुम्हारा यह कैसा लहजा है? यह स्थिति देखकर शिंगबाओ जल्दी से दौड़कर आए। वरिष्ठ, मेरा यह दोस्त पहाड़ों में काफी समय तक अकेला रहा है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। भविष्य में मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा। कृपया आप बड़े दिल वाले बने और इसे एक बार माफ कर दें। इससे तांग हाओगुआन सोच में पड़ गए। क्या यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी थोड़ी सी काबिलियत पर बहुत घमंड है और वह दूसरों को कुछ नहीं समझता? लेकिन आगे के सफर के लिए वाकई इस शक्तिशाली ताकत की जरूरत है। पर वह कुली इस रक्षक सिंह की बात मानता हुआ लगता है। अगर ऐसा है तो यह सोचकर उन्होंने सबके सामने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। अब से तुम प्रमुख मां की जगह लोगे और इस सुरक्षा मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी संभालोगे। इस तरह चाहे जो भी हो, उस आसमानी बिजली का उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा मिल सकेगी। इस पर प्रमुख मां ने भी अपना समर्थन दिया। रक्षक सिंह, अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। मुझे जल्दी ही वापस जाकर कुमुक अतिरिक्त बल भेजनी होगी। तुम इन लोगों का नेतृत्व करो। शिंगबाओ ने काफी सोच विचार किया और अंततः इस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। हालांकि तांग झेजी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। क्या यह मुमकिन है? वह अनुभवहीन कुली भला कैसे आसमानी बिजली की कला में माहिर हो सकता है? इस तरह हेनान सुरक्षा एजेंसी का दल शिंगबाओ के नेतृत्व में फिर से रास्ते पर निकल पड़ा और मां बियाओ तो भी जल्द से जल्द हमले की खबर पहुंचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे थे। वह हेंग्यू नाम का कुली चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर दुश्मन लगातार हमला करते रहे तो हर कोई खतरे में पड़ जाएगा। यह सोचते ही अचानक हुई एक हलचल ने उसे सतर्क कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता,
एक लोहे के दरांती ने सीधे उसके सिर पर वार किया। हमलावर रक्त दानव एक्सयूईमो जेडाई की हत्यारी टुकड़ी घोस्ट फेस गुई मियाशु थे। चूहे के बच्चे का काम तमाम हो गया। अब अगला नंबर झाओ विलेज झाओ जिया झुआंग का है। इसी बीच विलेज मास्टर झाओ हवेली के मामलों को देख रहे थे। मास्टर, यदि आप थक गए हैं तो क्यों न आज यहीं रुक जाए। मास्टर झाओ ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन काल से ही काम और अभ्यास को जितना टाला जाए उसे करने का मन उतना ही कम होता है। हमें जारी रखना चाहिए। हालांकि जैसे ही वे लिखने वाले थे, स्याही की एक बूंद रहस्यमय तरीके से कागज पर गिर गई। यह देखकर मास्टर झाओ का दिल अचानक दहल गया। बुरा हुआ। यह आभा कैसी है? तभी लड़ने की आवाज अचानक उन दोनों के कानों तक पहुंची, और यह जानने के बाद कि झाओ विलेज पर हमला हुआ है। ब्यूरो चीफ ने तुरंत अपनी तलवार उठा ली, लेकिन जैसे ही वह दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, मास्टर झाओ ने अचानक उन्हें रोक लिया। मैं जो हत्या की मंशा महसूस कर रहा हूं वह असाधारण है। मुझे डर है कि इस स्थिति को आपके हस्तक्षेप से आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। इसलिए अब एक और जगह है जहां आपको तुरंत जाना होगा। कुछ ही पलों में चीफ झाओ यिन को लेकर झाओ शुयान के कमरे में पहुंचे। शुयान, जल्दी अपना सामान पैक करो, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। इस तरह चीफ के एक टोली के साथ गुप्त रूप से चले जाने के बाद मास्टर झाओ ने धीरे से अपना भाला उठाया। बस हाथ के एक साधारण घुमाव से वह अटारी तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। उस कान फोड़ने वाली आवाज ने सभी घोस्ट फेस का ध्यान खींचा। वह आदमी हेनान का नंबर 1 भालेबाज झाओ रिक्सियान है। जल्दी करो, उसका सिर काटकर मेरे पास लाओ। झाओ विलेज पर हमले की खबर मिलते ही झाओ शुयान ने अपनी तेज दौड़ रोक दी। क्या पिताजी वास्तव में हमारे पीछे आ पाएंगे? चीफ ने उसे रुकने के लिए मना किया और साथ ही उसे चिंता न करने का इशारा किया। आखिरकार मास्टर हेनान के नंबर 1 भालेबाज हैं। जुचांग इलाके में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी नजर दूसरी ओर घुमाई। ऐसा होने के लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन क्या शेंगलोंग हॉल के सभी लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं? पिंग मेलिंग ने आगे आकर इस अनुरोध को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। हमें मार्शल आर्ट्स अलायंस को रिपोर्ट करने वापस जाना होगा। इस फैसले से पिंग तिएंग काफी हैरान थे। तुम अभी क्या कह रही हो? बड़े भाई, क्या आपने अभी तक उन लोगों के कौशल को नहीं समझा? हमें बिना किसी देरी के हमले के बारे में मार्शल आर्ट्स अलायंस को सूचित करना चाहिए। यह देखते हुए कि दोनों भाई पिंग मेलिंग की बात से सहमत है, चीफ को अपनी सारी उम्मीदें एक अन्य व्यक्ति पर टिकानी पड़ी। वह कुली जिसने हेंगशान में डाकुओं को पीछे धकेल दिया था। इस तरह दोनों टोलियों के अलग होने के बाद चीफ ने सुरक्षा दल के साथ मिलने का प्रस्ताव रखा। हालांकि झाओ शुयान को अभी भी अपने पिता की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन वह अपने मन में अच्छी तरह जानती थी केवल हेंगयू भाई को ढूंढकर ही शायद कुछ सुधार की गुंजाइश हो। इसी बीच पहले से ही गंभीर रूप से घायल झाओ रिक्सियान समझ नहीं पा रहे थे। आखिर तुम लोग कौन हो? तुम झाओ विलेज पर हमला क्यों कर रहे हो? यह सुनते ही घोस्ट फेस के सबसे पीछे से अचानक हंसी की आवाज आई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सच्चाई जानकर मरने दूंगा? यह कहकर एक हाथ तलवार की तरह झाओ रिक्सियान के सिर के आर पार हो गया। अगले दिन वह आदमी खंडहरों पर बैठा था। क्या यही वह झाओ विलेज है जो कल तक अस्तित्व में था? बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मेरे हत्यारे अब कहाँ गए? घोस्ट फेस के कमांडर जुए यिंग ने जवाब दिया। वे झाओ विलेज के बचे हुए लोगों का पीछा कर रहे हैं जो अफरा तफरी में भाग गए थे। लेकिन जो बात उसे समझ नहीं आ रही थी वह यह थी, आपने इस छोटे से झाओ विलेज को क्यों नष्ट किया? उस आदमी ने एक दुष्ट मुस्कान दी। क्या तुम जानते हो कि तियान क्यूजी और मेरा क्या रिश्ता है? जहां तक आपके अधीनस्थ को पता है, आप दोनों कट्टर दुश्मन हैं। उस आदमी ने इस बात को स्वीकार किया। मुझ रक्त दानव और तियान क्यूजी के बीच कभी न खत्म होने वाला रिश्ता है। बेशक अब केवल मैं ही बचा हूं। उस समय तियान क्यूजी ने मेरी योजना को रोकने के लिए जहां 100 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया था, वह यही झाओ विलेज है। इसलिए तियान क्यूजी की सभी योजनाओं को चकनाचूर करने का हमारा पहला कदम यहीं से शुरू होना चाहिए, है न? और दूसरी ओर बिना रुके सफर कर रहे चीफ को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। लानत है, वे वास्तव में हमारे करीब आ गए हैं।
यिन, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। थोड़ा और दौड़ने पर हम सुरक्षा दल से मिल जाएंगे। हालांकि शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए झाओ यिन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। मैं साथ आने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। कृपया चीफ, शुयान को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक मुड़ी हुई तलवार ने सीधे उसके सीने को चीर दिया। हालांकि इससे पहले कि उन दोनों को शोक मनाने का समय मिलता, अगले ही पल तलवार झाओ शुयान की ओर बढ़ी। ऐन मौके पर चीफ ने अचानक कूदकर उसके लिए यह घातक वार अपने ऊपर ले लिया। अब तक झाओ शुयान सब कुछ समझ चुकी थी। उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। ये लोग यहां तक पीछा करते हुए आ गए। क्या पिताजी भी मारे गए हैं? तभी घोस्ट फेस के नेता ने फिर से अपनी तलवार झाओ शुयान की ओर तान दी। हमारे हाथों से बचकर यहां तक पहुंचना तारीफ के काबिल है, लेकिन अब यह यहीं खत्म होता है। हालांकि जैसे ही उसकी तलवार गिरने वाली थी, आकाश से अचानक बिजली गिरी, तलवार के टुकड़े टुकड़े करते हुए। डैन हेंग्यू की आकृति झाओ शुयान की आंखों के सामने दिखाई दी। दरअसल अभी रास्ते में सुरक्षा दल के साथ जाते समय डैन हेंग्यू ने अचानक मदद की पुकार सुनी। उसने बहुत साफ सुना था। वह पुकार झाओ शुयान की ही थी। इसीलिए डैन हेंग्यू सही समय पर वहां पहुंच गया। अब घोस्ट फेस की भीड़ का सामना करते हुए डैन हेंग्यू बिना किसी घबराहट के अपना हाथ झाओ शुयान के सिर पर रखा, और झाओ शुयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसके शरीर में जमा हुआ सारा डर और थकान एक ही पल में गायब हो गया। अपने आंसू पोंछ लो, यह सब अभी खत्म होने वाला है। फिर डैन हेंग्यू ने हवा में छलांग लगाई, अपने हाथ की तलवार का बस एक वार किया। अगले ही पल सभी घोस्ट फेस राख की तरह हवा में उड़ गए। यह सब अपनी आंखों से देखकर झाओ शुयान वहीं दंग रह गई। हेंग्यू भाई ने आखिर यह कैसे किया? अगर मेरे पास भी ऐसी ताकत होती तो क्या मैं अपने परिवार की रक्षा कर पाती? इस तरह भाई और चीफ को दफनाने के बाद झाओ शुयान के चेहरे पर केवल उलझन थी। न पिता रहे और न ही भाई। मैं अकेली अब क्या करूंगी? यह सुनकर डैन हेंग्यू को तुरंत अपने अतीत की याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे वह भी कभी अकेला था, जो उस नर्क से जीवित बच निकला था, और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाली पहली व्यक्ति जुए यान थी। यह सोचकर डैन हेंग्यू धीरे धीरे वापस मुड़ा। जीवित रहो, मृतकों के प्रति कृतज्ञता के साथ वह करो जो तुम करना चाहते हो। और जब उसे पता चला कि झाओ जुए यान सुरक्षा दल में शामिल होना चाहती है, डैन हेंग्यू ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। तो फिर हम अभी निकलते हैं। यह कहकर डैन हेंग्यू झाओ जुए यान को खींचकर आसमान की ओर उड़ गया। हालांकि डैन हेंग्यू सिर्फ गति बढ़ाने के लिए उड़ा था, ताकि जुए यान को जल्दी ले जा सके। लेकिन झाओ जुए यान के लिए यह कदम दुनिया के किसी भी शब्द से अधिक सांत्वना देने वाला था। इसके बाद झाओ जुए यान ने अपने मन का संदेह व्यक्त किया। हेंग्यू भाई, आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? हमारी उम्र में तो ज्यादा अंतर नहीं है। डैन हेंग्यू ने स्पष्टीकरण दिया। राक्षसों के साथ सालों तक जानलेवा लड़ाई करने से ऐसा हो जाता है। क्या आप मुझे उन अनुभवों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? इसने डैन हेंग्यू को गहरे विचार में डाल दिया। उस नर्क की बात करें तो इसकी शुरुआत मेरे उन 99 मृत मित्रों और तियान क्यूजी से होती है। लेकिन अंत में तियान क्यूजी की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं अपना बदला भी नहीं ले सका। वे अनुभव मैं तुम्हें अगली बार सुनाऊंगा। इस तरह न जाने कितनी देर तक उड़ने के बाद वे दोनों आखिरकार सुरक्षा दल से मिल गए। लेकिन जब दल के सदस्यों ने झाओ जिया जोआंग और हेनान सुरक्षा ब्यूरो के विनाश की खबर सुनी, तो वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगे। यहां तक कि जिंग बाओ को भी इस बार के सुरक्षा मिशन को लेकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि पिछले हमलों से मनोबल पहले ही गिर चुका था। अब इस खबर के कारण मनोबल बिल्कुल रसातल में पहुंच गया। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। हमारे पास इस सुरक्षा मिशन को पूरा करने के बाद मिलने वाला एक बड़ा इनाम है। इस इनाम के साथ भले ही हम बहुत आलीशान जीवन न जी सकें, पर यह सबके बसने और नया जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त है। या फिर हम इसका उपयोग हेनान सुरक्षा ब्यूरो के पुनर्निर्माण के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मालकिन अभी भी हमारे साथ है। यह सुनकर झाओ जुए यान अचानक उत्साहित हो गई। सही बात है, यह दुखी होने का समय नहीं है। यहाँ अभी भी इतने सारे परिवार के सदस्य हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद मैं भी
हेंग्यू भाई की तरह शक्तिशाली बनूंगी। अपने पिता, भाई और झाओ जिया जुआंग के सभी लोगों का बदला लूंगी। इस तरह सुरक्षा दल की यात्रा जारी रहने के दौरान झाओ जुए यान अभी भी डैन हेंग्यू की राक्षसों से लड़ाई वाली बातों के बारे में सोच रही थी। उत्सुकता के कारण उसने फिर से पूछा, हेंग्यू भाई, क्या आप मुझे उन बातों के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं जो आपने रास्ते में कही थी? लेकिन डैन हेंग्यू ने बदले में एक सवाल पूछ लिया, क्या तियान क्यूजी सच में मर गया है? झाओ जुए यान ने पुष्टि की, बाहर तो सब यही कहते हैं कि 10 साल पहले ही उनका निधन हो गया था। इसी बीच जिंग बाओ भी बातचीत में शामिल हो गया। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। तियान क्यूजी की मृत्यु के बारे में कई संदिग्ध बातें हैं। अफवाहों का कोई स्रोत होना चाहिए, लेकिन इस अफवाह का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर भी लोग ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा हो। सब दृढ़ता से मानते हैं कि तियान क्यूजी मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी दुनिया में जोर शोर से घोषणा कर रहा हो, ताकि सभी लोग इस बात पर विश्वास कर लें। झाओ जुए यान बहुत हैरान थी। तो आखिर वह कौन है और ऐसी अफवाह क्यों फैला रहा है? जिंग बाओ ने तुरंत अपना अनुमान बताया, हालांकि मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी संभावना यह है कि किसी कारणवश दुनिया की नजरों से बचने के लिए तियान क्यूजी ने खुद इसे फैलाया है। डैन हेंग्यू कुछ सोचने ही वाला था कि तभी तांग हाओगुआन की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। सब रुक जाओ, आगे लगता है कोई दुर्घटना हुई है। तभी कुछ लोग अचानक दौड़ते हुए आए और अनुरोध किया, हमारी गाड़ी का पहिया अचानक धंस गया है, इसलिए हम गाड़ी छोड़कर पैदल जाने की योजना बना रहे हैं। क्या हम अपनी मालकिन को आपके साथ आने की अनुमति मांग सकते हैं? इसने तांग हाओगुआन को सोच में डाल दिया। गाड़ी पर लगा चिन्ह युवेन परिवार का है। रास्ते में हुए हमलों को देखते हुए सुरक्षा सामान की जानकारी शायद लीक हो चुकी है, और ठीक ऐसी स्थिति में युवेन परिवार की गाड़ी का पलटना इत्तेफाक नहीं लगता। तभी एक कोमल आवाज अचानक गूंजी। यह वाकई अभद्र व्यवहार था। मैं हूं युवेन हुई। युवेन हुई के सामने आते ही पूरी टीम जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। हर कोई उसे देखता ही रह गया, यहां तक कि तांग हाओगुआन भी उस क्षण उसकी सुंदरता पर चकित होने के अलावा कुछ और न सोच सका। और युवेन हुई ने इस अवसर का लाभ उठाया। जैसे कोई तितली गिरते पत्ते पर बैठती है, वह हल्के से सामान वाली गाड़ी पर बैठ गई। आगे की यात्रा के लिए कृपया मेरा ध्यान रखें। हालांकि तांग हाओगुआन उसका उद्देश्य नहीं जानता था, पर डैन हेंग्यू की मौजूदगी का ख्याल आते ही उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी। युवेन हुई को दल में शामिल होने की अनुमति देने के साथ उसने आगे बढ़ने का आदेश दिया। युवेन हुई के चेहरे पर एक सफल मुस्कान आई। यह सौभाग्य की बात है कि वह बूढ़ा आसानी से मान गया, लेकिन सावधानी के तौर पर उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया कि आगे की बातचीत गुप्त रूप से की जाए। पुष्टि किए गए परिणामों के अनुसार पूरे सुरक्षा दल में केवल एक मुख्य रक्षक है। लगभग 30 कुली है, और चाहे कैसे भी देखा जाए, जिसे विशेषज्ञ कहा जा सके, वह केवल तांग परिवार का वह बूढ़ा है। इसने युवेन हुई के मन में संदेह पैदा कर दिया। इतनी मामूली सैन्य शक्ति के साथ उनकी हिम्मत कैसे हुई 5 गाड़ियों भर विस्फोटक ले जाने की? पीली बम और झंटियान थंडर दोनों पीली गेट द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें से पीली बम एक ऐसा विस्फोटक है जो कई साधारण संप्रदायों को जमींदोज कर सकता है। इन 2 प्रकार के विस्फोटकों के आने से पीली गेट की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि पीली गेट का विनाश भी इन्हीं 2 विस्फोटकों के कारण हुआ। उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक पीली गेट गायब रहा। अब तक पीली बम और इसे बनाने की विधि फिर से दुनिया के सामने आ गई है। युवेन हुई को लगा था कि मृत आत्मा हॉल का सफाया पीली बम से हुआ है, लेकिन मौके पर इसके इस्तेमाल के कोई निशान नहीं थे। तो फिर वह कौन है जिसने मृत आत्मा हॉल के हमले को रोका और यहां तक कि उन सभी का सफाया कर दिया? लेकिन जब वह एक एक करके सबको देख रही थी, तो पास खड़े एक कुली ने अचानक उसका ध्यान खींचा। कुली की पोशाक में होने के बावजूद उसके पास तलवार क्यों है? और वह देखने में बिल्कुल भी मार्शल आर्ट जानने वाला नहीं लगता, लेकिन मेरी नजर उस पर क्यों है? यह सोचकर युवेन हुई को अचानक सदमा लगा। उस कुली ने जैसे ही वह प्रकट हुई थी, उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। कोई कैसे उसकी सुंदरता को देखकर इतना उदासीन रह सकता है?
इसलिए इसे परखने के लिए उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। और जैसे ही डैन हेंग्यू पीछे मुड़ा, युवेन हुई को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह नजर ऐसी थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो कभी किसी आदमी की आंखों में नहीं देखा। जी को कोई परवाह नहीं है, क्या इसे ही तथाकथित अपमान की भावना कहते हैं? यह सोचकर उसके मन में तुरंत लड़ने की एक चिंगारी भड़क उठी। शान हेंग्यू, है ना, मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपने पैरों पर झुका दूंगी। रात का समय हो गया। जब एस्कॉर्ट टीम आराम कर रही थी, झाओ शुएयान अचानक एक कटोरी गर्म सूप लेकर आई। हेंग्यू भाई, रात के खाने का समय हो गया है। हालांकि जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, युवेन हुई की आकृति अचानक प्रकट हुई और शान हेंग्यू के पास से गुजरते समय उसने एक फुसफुसाहट छोड़ी। कुली, मेरे साथ जंगल में जरा आओ। मैं तुम्हें वह सब बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। बेशक, शर्त यह है कि तुम्हें पीछा करने की काबिलियत हो। यह कहकर उसके होठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई। अगर उसमें इतनी सी भी काबिलियत नहीं है, तो यह वाकई निराशाजनक होगा। उसे क्या पता था कि उसकी सोच पूरी होने से पहले ही अगले ही पल शान हेंग्यू सीधे उसके सामने प्रकट हो गया। आंखों के मिलते ही युवेन हुई के मुंह से अनजाने में एक चीख निकल गई। इससे शोर सुनकर नौकर जल्दी से आवाज की ओर भागे और युवेन हुई पूरी तरह से अविश्वसनीय चेहरे के साथ अपने सामने के दृश्य को देख रही थी। युवेन परिवार की अपनी लाइटवर्क तकनीक भी शीर्ष स्तर की है, लेकिन एक मामूली कुली यह कैसे कर सकता है? तुम आखिर कौन हो? शान हेंग्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने मन का संदेह सामने रखा। मैं तियान कीजी का स्थान जानना चाहता हूं। जल्दी मुझे बताओ, वरना सब्जी का सूप ठंडा हो जाएगा। और जब उसने सुना कि युवेन हुई को भी पता नहीं है, शान हेंग्यू जाने ही वाला था कि कुछ गुर्गे शत्रुता के साथ वहां आ धमके। हालांकि इससे पहले कि मुखिया आदमी अपनी तलवार निकाल पाता, शान हेंग्यू की आकृति जैसे हवा में गायब हो गई। इससे युवेन हुई पूरी तरह से अपनी जगह पर सुन्न रह गई। वह आदमी आखिर यह कैसे कर पाया? उसी समय एक अजीब सी तेज हवा के गुजरने के साथ झाओ शुएयान ने फिर से आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसके हाथ से सब्जी का सूप गायब हो चुका था। अच्छा हुआ कि सूप ठंडा नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर झाओ शुएयान का चेहरा भ्रम से भर गया। हेंग्यू भाई, तुम कब वापस आए? और वह महिला कहाँ है जो तुम्हारे साथ गई थी? किसे पता, जब वह आना चाहेगी वह स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। वैसे बात करें तो मिस युवेन वाकई में बहुत बड़ी सुंदरी है। शान हेंग्यू को कुछ न बोलते देख झाओ शुएयान के चेहरे पर फिर से एक अजीब सी लाली छा गई। हेंग्यू भाई, मेरा एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ? शान हेंग्यू ने मुड़कर देखा। अभी वाली मिस जितनी सुंदर नहीं, लेकिन मुझे सुंदर महिलाएं पसंद नहीं हैं, क्योंकि सुंदर महिलाएं अक्सर मुसीबत और मौत को बुलावा देती हैं। दूसरी ओर युवेन हुई को आखिरकार अपना जवाब मिल गया था। हमारे नेक्रोमैंसर हॉल को भारी चोट पहुंचाने वाला मास्टर वही आदमी होगा, लेकिन फिर भी और निरीक्षण करना होगा, क्योंकि शान हेंग्यू नाम के अलावा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस तरह अनजाने में हेनान एस्कॉर्ट ब्यूरो की टीम अपने गंतव्य सिजिया के करीब पहुंच गई और झाओ शुएयान अभी भी कल रात की उन बातों के बारे में सोच रही थी। यह कहना कि सुंदर महिलाओं का प्रलोभन मौत को बुलावा देता है, आखिर इसका क्या मतलब है? हेंग्यू भाई आखिर किस तरह का जीवन जी रहे हैं? तभी जिंग बाओ ने अचानक उसके विचारों में बाधा डाली। मिस, अब से सावधान रहना होगा। हम गंतव्य के जितने करीब पहुंच रहे हैं, आसपास का माहौल उतना ही अजीब होता जा रहा है। जैसा जिंग बाओ ने सोचा था, तंग हाओगुआन द्वारा महसूस किया गया खतरे का एहसास और भी तीव्र था। कल हम सिचुआन के मुख्य घर पहुंच जाएंगे, तो अब बचा हुआ एकमात्र खतरा हेशा गिरोह है। हेशा गिरोह पिछले 10 वर्षों में तेजी से उभरा हुआ गिरोह है। अब यह सिचुआन क्षेत्र में बन गया है एकमात्र संप्रदाय जो तंग परिवार के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ठीक उसी समय पास में ही अचानक एक हलचल हुई। इससे तंग हाओगुआन तुरंत सतर्क हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तंग परिवार के अंदर से ही किसी ने खबर लीक कर दी है? जबकि शान हेंग्यू ने विपक्षी की संख्या को और भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। आगे लगभग 100 लोग हैं। इससे युवेन हुई के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सिर्फ आभा से ही संख्या का पता लगा लेना
यह तो बहुत ही अविश्वसनीय है। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल घने जंगल से दर्जनों आकृतियां बाहर कूद पड़ी। यह दृश्य देखकर तंग हाओगुआन ने जल्दी से निर्देश जारी किए, हर कोई दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। हेंग्यू, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस एस्कॉर्ट की रक्षा करो। वैसे भी हेशा गिरोह के इन कचरे के लिए हम ही काफी हैं। यह कहकर दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि जिंग बाओ की चिंता के विपरीत शान हेंग्यू के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। बुजुर्ग लोग जीत जाएंगे। और परिणाम वास्तव में वैसा ही रहा जैसा शान हेंग्यू ने कहा था। हालांकि हेशा गिरोह पिछले 10 वर्षों में तेजी से उभरी हुई शक्ति है, लेकिन सिचुआन तंग परिवार के बुजुर्गों और उनके कुलीन सैनिकों के सामने उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। स्थिति को ऐसा देखते हुए युवेन हुई अब शांत नहीं बैठ पा रही थी। क्या हमने सिचुआन तंग परिवार को बहुत कम आंका है? 50 से अधिक लोगों को इतनी आसानी से खत्म कर दिया गया। भले ही हम और दूसरी जगह छिपे हुए 50 योद्धा एक साथ हमला करें, शायद जीतने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि ऐसा है, फिलहाल पीछे हटना ही सबसे अच्छा विकल्प लगता है। लेकिन युवेन हुई के लिए मुश्किल यह थी कि बिना पकड़े गए कैसे वापस जाया जाए और बाकी 50 लोगों को पीछे हटने का आदेश सुचारू रूप से कैसे दिया जाए। सोचते समय शान हेंग्यू की आवाज अचानक गूंजी, अगर तुम खबर देने जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इससे युवेन हुई का दिल अचानक दहल गया। क्या वह हमारे ध्वनि संचरण को सुन सकता है? सदमे के बीच शान हेंग्यू ने उसे अंतिम चेतावनी दी, जो पीछे नहीं हटेगा उसे मार दिया जाएगा। युवेन हुई इस आभा से तुरंत सहम गई। इसके तुरंत बाद उसने अपने गुर्गों को जल्दी से खबर पहुंचाने का आदेश दिया। हालांकि वह शान हेंग्यू के व्यवहार से भ्रमित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके पीछे एक और कारण था। असल में शान हेंग्यू ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने महसूस किया था युवेन परिवार की छिपी हुई सेना की आभा, बल्कि इसलिए क्योंकि एक अत्यंत तीव्र जानलेवा इरादा उसकी नसों को उत्तेजित कर रहा था। उसी क्षण तंग हाओगुआन ने आसानी से हेशा गिरोह को खदेड़ दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में पहले से ही लोगों की एक टीम ने पूरा दृश्य देखा था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अग्रिम दल सिर्फ एक चारा था, जब वे जीत की खुशी में डूबे होंगे और ढीले पड़कर सो रहे होंगे, हमारी चियुए टीम उन पर अचानक हमला कर देगी। और दूसरी ओर शान हेंग्यू की मूक सहमति से घात लगाकर बैठे युवेन परिवार की सेना सुरक्षित पीछे हटने में सफल रही। लेकिन इसके बावजूद वह और भी गहरा होता जानलेवा इरादा अभी भी उसे अप्रिय महसूस करा रहा था। जल्दी ही रात का गहरा समय हो गया। जिंग बाओ झाओ शुएयान के पास आया। मिस, युवेन परिवार की मिस ने कहा है कि वह गाड़ी के पास टेंट लगाना चाहती है। क्या मैं उनसे विनती करूं कि आप लोग साथ में आराम कर सकें? झाओ शुएयान ने मौके पर ही उसकी दयालुता को अस्वीकार कर दिया। मैं अकेले इतनी चैन की नींद नहीं सो सकता। सच कहूं तो मुझे शर्मिंदगी है। पहले मुझे हेनान सुरक्षा एजेंसी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगा था कि यह सिर्फ सामान पहुंचाने का एक साधारण काम है। लेकिन इस एस्कॉर्ट के बाद मुझे समझ आया, सुरक्षा एजेंसी इतनी शांतिपूर्ण इसलिए रह पाती है क्योंकि इसके सभी अंगरक्षक और कुली वे अपनी जान जोखिम में डालकर एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसी के एक सदस्य के रूप में मैं भी सबके साथ कैंपिंग करूंगा। और मैंने अपना मन बना लिया है। भविष्य में मैं सिर्फ झाओ विलेज की सुपुत्री बनकर नहीं रहूंगी, मैं हेनान सुरक्षा एजेंसी की प्रमुख बनूंगी। बात करते हुए अचानक शान हेंग्यू की आकृति न जाने कब उन दोनों के पीछे प्रकट हो गई। हेंग्यू भाई, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? शान हेंग्यू थोड़ा रुका। एजेंसी प्रमुख बनने के लिए कुली के रूप में शुरुआत करनी होती है। यह बात सुनते ही माहौल अचानक अजीब हो गया। तो हेंग्यू भाई, आप मुझे सिखाएं कि मैं एक प्रथम श्रेणी की कुली कैसे बनूं। जल्द ही जब सब लोग गहरी नींद में सो गए, अंधेरे में अचानक हत्यारी चमक वाली एक आंख खुली। रेड मून स्क्वाड के सभी सदस्य तैयार हो जाएं। रेड मून स्क्वाड वह है जिसमें हेशा गैंग ने काफी मेहनत की है। यह उनके द्वारा प्रशिक्षित शीर्ष हत्यारों की टीम है। उनकी विशेषता अचानक हमला, हत्या और छिपने की तकनीक है। और उनकी छिपने की तकनीक इतनी शानदार इसलिए है, न केवल इसलिए कि वे वस्तुओं की छाया में घुल मिल सकते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे एक व्यक्ति की तरह तालमेल में काम करते हैं। चाहे दुश्मन कितने भी क्यों न हो, वे उन्हें पल भर में खत्म कर सकते हैं।
उस आहट को और करीब महसूस करते हुए शान हेंग्यू को रेड मून स्क्वाड के हर सदस्य की स्थिति स्पष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही टीम लीडर ने हमला करने का आदेश दिया, एक बड़े हाथ ने अचानक उसका गला दबोच लिया, जबकि जो सदस्य पहले ही निकल चुके थे उन्हें इस बात का पता तक नहीं चला। देखा गया कि उसने तुरंत अपना निशाना साधा सबसे खतरनाक तांग हाओगुआन पर। थंडर बॉम्ब्स को यहां तक लाने के लिए आपकी मेहनत का शुक्रिया, लेकिन अंत में थंडर बॉम्ब्स हमारे हेशा गैंग के ही होंगे। हालांकि जैसे ही उसकी तलवार गिरने वाली थी, उसे दूसरी तलवार ने रोक लिया और सामने वाले का चेहरा देखने के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत टेलीपैथी के जरिए सवाल किया, तुम सब आखिर क्या कर रहे हो? एक मामूली कुली अभी तक जिंदा क्यों है? हालांकि उसे अपने साथियों का जवाब नहीं मिला, बल्कि शान हेंग्यू का सवाल मिला, क्या रेड स्क्वाड तुम लोगों का नाम है? वैसे अब रेड मून स्क्वाड का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब अपने साथियों के पास जाओ। यह कहते ही बिजली जैसी तेज तलवार की रोशनी चमकी। होश खोने से पहले काले लिबास वाला व्यक्ति यह समझ नहीं पाया, हमारे हेशा गैंग ने इतना बड़ा बलिदान देकर जो योजना तैयार की थी वह इतनी बेतुकी तरह से कैसे खत्म हो गई। इसी समय एस्कॉर्ट टीम के सभी लोग इस भारी हलचल से जाग गए। आखिर क्या हुआ है? जंगल हत्यारों की लाशों से क्यों भरा पड़ा है? यह कहते हुए सबकी निगाहें एक साथ शान हेंग्यू पर टिक गईं। लगता है उस लड़के ने ही कदम उठाया है। मुझे लगा था कि वह एक दयालु इंसान है, पर लगता है बात वैसी नहीं है। इस तरह शान हेंग्यू की मदद से खतरे से बाहर निकली एस्कॉर्ट टीम पूरे रास्ते फिर कभी किसी और खतरे का सामना नहीं करना पड़ा और अंततः सुरक्षित रूप से गंतव्य पर पहुंच गई। हेंग्यू, सिचुआन पहुंचने के बाद तुम बहुत व्यस्त होने वाले हो। शान हेंग्यू के भ्रमित चेहरे को देखकर शिंग बाओ ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया, दरअसल सिचुआन तांग परिवार से ज्यादा दूर ई विलेज नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे दोस्त का उपनाम ही है? चूंकि वह इतना महत्वपूर्ण दोस्त है, तो क्या तुम उसके परिवार से नहीं मिलना चाहोगे? इसने शान हेंग्यू को तुरंत याद दिला दिया, ई शिखी के मरने से पहले कहे गए शब्द, तुरंत निकलो, उस जगह जाओ जिसे ई विलेज कहते हैं। जैसे ही हेनान सुरक्षा एजेंसी बिना किसी खतरे के सिचुआन तांग परिवार पहुंची, तांग हाओगुआन द्वारा वादे के अनुसार किए गए शेष भुगतान को देखकर झाओ शुएयान का मन जटिल भावनाओं से भर गया। अपने परिवार सहित पूरे झाओ विलेज को खोने के बाद अब हेनान सुरक्षा एजेंसी की प्रमुख के रूप में सुरक्षा का यह पहला पैसा उसके लिए बहुत मायने रखता था। शिंग बाओ उसके मन की बात समझ गया। प्रमुख जी, आप ज्यादा चिंता न करें, भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। झाओ शुएयान ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। धन्यवाद शिंग सुरक्षाकर्मी, मैं अपने बचे हुए परिवार के लिए जरूर हिम्मत जुटाऊंगी। और दूसरी तरफ यूविन हुई और उसके साथी आखिरकार सिचुआन तांग परिवार तक पीछा करते हुए पहुंच गए। थंडर बॉम्ब्स न मिल पाना थोड़ा अफसोसजनक है, लेकिन हॉल मास्टर, अब हमारे लिए मुख्य परिवार में लौटने का समय है। हालांकि यूवेन हुई ने इस बात को पहले ही भुला दिया था। वैसे भी थंडर बॉम्ब्स के दोबारा प्रकट होने की बात मुख्य परिवार को पता न हो, यह मुमकिन नहीं है। जो चीज हमारा यूवेन परिवार चाहता है वह आज तक कभी हमारे हाथ से नहीं छूटी, और इस समय जो मैं सबसे ज्यादा चाहती हूं, कहते हुए उसने अपनी नजरें पीछे की ओर घुमाई। वह वही आदमी है। बिना यह जाने कि सिचुआन तांग परिवार पहुंचने के बाद शान हेंग्यू में दिलचस्पी रखने वाली वह अकेली नहीं थी। वे सभी लोग जिनकी जान उसने कई बार बचाई थी, सब अपनी अपनी भावनाओं के साथ देख रहे थे इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युवा उस्ताद को। लेकिन शान हेंग्यू खुद एक दूसरी बात के बारे में सोच रहा था। वह थी शिखी की आखिरी इच्छा पूरी करना। यह सोचकर उसने एक छलांग लगाई और छत पर पहुंच गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली। महसूस हो रहा है कि का प्रवाह वास्तव में इस शिखी की ऊर्जा जैसा ही है। शाम का समय हुआ। काम का बहाना बनाकर तांग परिवार के आतिथ्य को विनम्रता से ठुकराने के बाद हेनान सुरक्षा एजेंसी के दल ने आराम के लिए एक सराय ढूंढ ली। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? शिंग बाओ ने जवाब दिया, जब हम लौटेंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हम पूरी तरह से पक्का नहीं जानते। तभी पास से गुजरते हुए शान हेंग्यू ने अचानक अपना हाथ झाओ शुएयान के सिर पर रखा। इससे अनजान झाओ शुएयान गहरी सोच में डूब गई। क्या हेंग्यू भाई मेरी तारीफ कर रहे हैं?
कि मैं पूरे रास्ते साथ रही। यह सोचते ही उसके पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। यह एहसास कितना सुखद है। इस तरह विदा लेने के बाद वे दोनों ईविलेज की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जल्द ही शिंग बाओ को कुछ अजीब महसूस हुआ, और जब उसने देखा कि यूवेन हुई और उसके लोग पीछा कर रहे हैं, तो वह बहुत परेशान हो गया। उस सुपुत्री का वापस जाने का कोई इरादा ही नहीं लगता, और यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर भी पीछा किए जा रही है। यह सुनकर शान हेंग्यू ने चुपके से अपनी कार्रवाई शुरू की। शिंग बाओ की शारीरिक क्षमता को देखते हुए शान हेंग्यू की गति भी धीमी हो गई थी, लेकिन यूवेन हुई और उसके साथियों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी की ऊर्जा शिंग बाओ को हस्तांतरित कर दी। इस समय शिंग बाओ का मन संशय से भरा था। उसे क्यों लग रहा है कि उसके कदम सामान्य से बहुत तेज हैं? अगर ऐसा है तो चलिए जल्दी से ईविलेज चलते हैं। उन दोनों की अचानक बढ़ी हुई अद्भुत गति को देखकर यूवेन हुई के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। आखिर यह सब क्या हो रहा है? क्या उस सुरक्षाकर्मी ने भी अपनी असली ताकत छुपा रखी थी? यह नहीं पता कि इस तरह कितना समय बीत गया। दोनों अंततः ही परिवार के गांव पहुंच गए। हालांकि इससे पहले कि जिंग बाओ दरवाजा खटखटा पाता, यूवेन हुई और अन्य भी हांफते हुए उनका पीछा करते हुए आ गए। इसके बाद जिंग बाओ दरवाजा खटखटाते हुए आश्चर्यचकित हो गया। इतने बड़े परिवार के प्रवेश द्वार पर एक भी रक्षक तक नहीं है। क्या कोई अनहोनी हो गई है? ज्यादा समय नहीं बीता, मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अगले ही पल एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी उन लोगों के सामने प्रकट हुआ। आने वाले व्यक्ति के रूप में देखकर शान हेंग्यू ने तुरंत ईशिकी के बारे में सोचा। यह बिल्कुल वैसा ही था। तभी उस आदमी ने अचानक कहा, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन हम फिलहाल मेहमानों का स्वागत नहीं कर रहे हैं। जिंग बाओ ने सीधे आने का कारण बताया। हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए हैं। क्या आप ईशिकी नाम के व्यक्ति को जानते हैं? इस नाम को सुनकर उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। इसके ठीक बाद एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। तुम लोग आखिर कौन हो? ईशिकी को खोजने की हिम्मत कैसे हुई? इससे जिंग बाओ बहुत हैरान हुआ। उसने केवल नाम पूछा था, फिर यह ऊर्जा क्यों निकल रही है? हालांकि उस क्षण जब जिंग बाओ को लगा कि वह दम घुटने वाला है, शान हेंग्यू ने अंततः कदम बढ़ाया। जिंग बाओ की रक्षा करने के लिए उसने उसे पीछे धकेलने के लिए और भी मजबूत ची क्यूआई का इस्तेमाल किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह व्यवहार इसके बजाय उस आदमी के गुस्से को पूरी तरह से भड़का देगा। तुरंत उस आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली। क्या तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? जिंग बाओ ने जल्दी से समझाना शुरू किया। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। यह मेरे दोस्त हैं, और शीकी के भी दोस्त हैं। उनका नाम शान हेंग्यू है। लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण वह अभी भी सांसारिक शिष्टाचार नहीं समझते हैं। इस रिश्ते को सुनकर आदमी का गुस्सा काफी कम हो गया। मैं ही लेक्स्योंग हूँ। शीकी मेरा भतीजा था जो 10 साल पहले गायब हो गया था। क्या इसका मतलब यह है कि इस दौरान इस भाई ने शीकी को देखा है? तो वह बच्चा अब कहाँ है? इससे शान हेंग्यू सोचने पर मजबूर हो गया। नर्क के वे अत्यधिक कठिन दिन वास्तव में 10 वर्षों तक चले। दूसरे पक्ष को लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया न देते हुए देखकर ई लेक्स्योंग भी थोड़ा अधीर दिखने लगा। जल्दी बताओ शीकी अब कहाँ है? शान हेंग्यू रुक गया। आखिरकार उसने सच बता दिया। शीकी, वह मर गया है। इस खबर को सुनकर ई लेक्स्योंग का गुस्सा फिर से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और शान हेंग्यू के सिर पर दे मारी। अचानक हुई इस घटना का सामना करते हुए जिंग बाओ हैरान रह गया। यूवेन हुई भी बहुत चिंतित हो गई। अगले ही पल उसने शान हेंग्यू की मदद करने के लिए ची क्यूआई इकट्ठा की, लेकिन ठीक जब वह उन पर हमला करने वाली थी, एक बड़े हाथ ने अचानक उसे रोक लिया। मैं ठीक हूं, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यूवेन हुई के चेहरे पर अभी भी चिंता झलक रही थी। शान हेंग्यू, क्या तुम सच में ठीक हो? लेकिन यह कैसे हो सकता है? साथ ही ई लेक्स्योंग भी अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गया। उसने केवल सुरक्षात्मक ची क्यूआई का उपयोग करके इस तलवार के वार को रोक दिया। इतनी उच्च शक्ति होने के बावजूद उसने कोई पलटवार नहीं किया। क्या यह लड़का वास्तव में शीकी का दोस्त है? ठीक उसी समय पीछे से अचानक एक डांट सुनाई दी। लेक्स्योंग, तुम कमीने हो,
तुमने मेहमानों के साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अपने इस गर्म मिजाज को बदलो। बोलने वाले व्यक्ति परिवार के गांव के मुखिया ही फीहुआन थे। शांत होने के बाद लेक्सियोंग ने तुरंत अपनी माफी व्यक्त की, और जब शान हेंग्यू ने फिर से ई शी की मृत्यु के सच को बताया, ई फीहुआन ने खुद को दोषी मानते हुए अपना सिर झुका लिया। आखिरकार यह सच निकला। मेहमान को बहुत देर तक खड़े रखा, कृपया अंदर आकर बात करें। उसी समय झाओ शुएयान अभी भी अलग होने के समय के दृश्य के बारे में सोच रही थी। हेंग्यू भाई ने ऐसा क्यों किया और उस बात का क्या मतलब था? यह सोचते हुए शोर का एक विस्फोट हुआ, जिसने अचानक उसके विचारों को बाधित कर दिया। इससे झाओ शुएयान के चेहरे पर तुरंत चिंता के भाव आ गए। क्या बात है? क्या लड़ाई शुरू हो गई है? हमारे लोगों को पहली मंजिल पर शराब पीनी चाहिए थी। उसी समय तलवार की चमक के साथ एक आदमी सभी के सामने गिर पड़ा। लेकिन ठीक जब एस्कॉर्ट टीम के सदस्य यह देखने के लिए ऊपर जाना चाहते थे, झाओ शुएयान भी वहीं पहुंच गई। कृपया सभी लोग जल्दी से अपने कमरे में लौट जाएं। हेंग्यू भाई यहां नहीं है। अगर आप इस विवाद में फंस गए तो मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार एस्कॉर्ट टीम के सदस्यों को समय पर वापस बुलाने के बाद झाओ शुएयान ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि वे हमारे लिए नहीं आए हैं। लेकिन वे आखिर कौन है? लोगों से भरे सराय में खुलेआम हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक उसी समय एक आदमी ने अचानक चिल्लाया, मेरे डाटियनमैन पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित रूप से बच पाओगे? तांग परिवार आपको ब्लैक शैडो गैंग और रेड मून ग्रुप को नहीं छोड़ेगा, नेता ने उपहास करते हुए कहा। क्या तुम नहीं जानते कि हाल ही में वो लोग जब भी हमारे ब्लैक शैडो गैंग को देखते हैं तो क्या वे डरे हुए जंगली कुत्तों की तरह भाग नहीं जाते? इस बातचीत को सुनकर झाओ शुएयान को स्थिति समझ में आ गई। तो ये वे लोग थे जो एस्कॉर्ट सामान पाने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। हमारे बॉस ने स्पष्ट रूप से आपको आत्मसमर्पण करने का मौका दिया था, लेकिन आपने तांग परिवार का कुत्ता बनने का फैसला किया। अगर ऐसा है तो आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। यह कहकर दोनों समूहों के बीच सराय के अंदर भीषण लड़ाई शुरू हो गई। हाल ही में सिचुआन क्षेत्र की स्थिति ऐसी ही है। अजीब तरह से फलफूल रहा ब्लैक शैडो गैंग स्थानीय पुराने गुट तांग परिवार के साथ तीखे विरोध में है और अन्य गुटों को अंधाधुंध तरीके से हड़प रहा है। और मुसीबत से बचने के लिए झाओ शुएयान अपनी टीम के साथ जाना ही चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेता ने उसे देख लिया है। तभी उस आदमी ने छलांग लगाई और झाओ शुएयान के पास पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के घटिया सराय में इतनी सुंदर फूल होगी। थोड़ी देर बाद बाकी लोगों ने भी लड़ाई खत्म कर ली और उन्हें घेर लिया। ऐसा लगता है कि सीनियर भाई को आज रात यह लड़की पसंद आ गई है। क्यों न मैं सीनियर भाई की ओर से अच्छी तरह समझाऊं और फिर उन्हें सीनियर भाई को पेश करूं। यह कहते हुए उस आदमी ने अपना हाथ बिना किसी झिझक के झाओ शुएयान के कंधे पर रख दिया। आपको अभी तक नहीं पता होगा कि ब्लैक शैडो गैंग द्वारा निशाना बनाए जाने का क्या परिणाम होता है। इस समय झाओ शुएयान ने अंततः पलटवार किया। देखा गया कि उसने पहले आदमी की कलाई पकड़ ली और फिर मुड़कर उसे काबू कर लिया। अगले ही पल उस आदमी को जमीन पर जोर से पटक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद नेता ने अत्यंत अभद्र व्यवहार दिखाया। मैंने सोचा था कि वह एक नाजुक फूल है जिसे कोई भी तोड़ सकता है। मुझे नहीं पता था कि इसमें कांटे भी हैं। तो तुम आखिर कौन हो? झाओ शुएयान धीरे धीरे खड़ी हो गई। झाओ परिवार के गांव के मुखिया की बड़ी बेटी, जो हेनान एस्कॉर्ट एजेंसी की प्रमुख झाओ शुएयान भी है। ब्लैक शैडो गैंग के लोग जोर से हंसने लगे। यह छोटी लड़की वास्तव में हेनान सुरक्षा ब्यूरो की प्रमुख है। वास्तव में बहुत सम्मान की बात है। चूंकि यह कोई साधारण लड़की नहीं है, तो इसका और भी अच्छी तरह से सत्कार करना होगा। यह देखते हुए कि दुश्मन हमला करने वाला है, झाओ शुएयान ने जल्दी से एक जवाबी रणनीति सोची। आखिर दुश्मन संख्या में अधिक थे और वह अकेली थी। पहली प्राथमिकता सुरक्षित बाहर निकलना है, इसलिए उसने चुपचाप अपनी ची को सक्रिय किया। अगले ही पल वह भागने की राह पर निकल पड़ी। और दूसरी तरफ शान हेंग्यू और उसके साथियों ने भी ईविलेज के मालिक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगर मेरा शीकी जीवित होता तो इस साल वह भी 20 साल का होता। क्या तुम भी उतनी ही उम्र के हो? और जब शान हेंग्यू ने सकारात्मक उत्तर दिया, शिंग बाओ पूरी तरह से दंग रह गया। वह केवल 20 साल का है।
तब तो मैं उससे लगभग 2 गुना बड़ा हूं। इस समय इविलेज के मालिक ने फिर से पूछा, युवा नायक शान, मेरा शीकी कैसे मरा? यह सवाल सुनकर इविलेज के सभी लोग शोक की मुद्रा में आ गए और शान हेंग्यू ने बताना शुरू किया अपनी और ईशिकी की आप बीती। शीकी मेरा साथी और मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हमने एक बार वादा किया था कि जो बचेगा वह दूसरे के परिवार से मिलने जाएगा, क्योंकि उस अंधकारमय नरक में कोई नहीं जानता था कि वह कल तक बचेगा या नहीं। उस समय ईशिकी ने कहा था, यदि वह जीवित न बचे तो कृपया उसके पिता को संदेश देना कि बेटा आज्ञाकारी नहीं रह पाया। वे ईशिकी के आखिरी शब्द थे। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह सुनकर इविलेज के मालिक को दुख भी हुआ और थोड़ा सुकून भी। अपने सबसे अच्छे दोस्त की रक्षा के लिए बलिदान दिया। वाकई मेरा बेटा है। मुझे शीकी से अलग होने का दृश्य साफ याद है। सोचा नहीं था कि वह आखिरी मुलाकात होगी। सोचते हुए उन्होंने अपनी दृष्टि शान हेंग्यू पर डाली। उस बच्चे ने भी निश्चित रूप से शीकी की तरह बहुत कष्ट सहे होंगे। यदि ऐसा है, यह सोचकर इविलेज के मालिक ने तुरंत एक साहसी निर्णय लिया। आज से तुम भी मेरे बेटे हो। इस पर सभी लोग हैरान रह गए। यह लकड़ी का पुतला उसे पिता कैसे बुला पाएगा? ऊपर से पहली मुलाकात में ही इसके सिर पर तलवार से वार किया गया था। लेकिन जब शान हेंग्यू के मुंह से पिता की आज्ञा का पालन होगा निकला, लोगों की हैरानी के विपरीत इविलेज के मालिक खिलखिलाकर हंसने लगे। वास्तव में शीकी का सबसे अच्छा दोस्त है। यह उदार भावना वास्तव में शब्दों से परे है। 10 साल से कोई बेटा नहीं मिला। आज का दिन ऐसे ही कैसे बीतने दे? कोई है, जल्दी से दावत की व्यवस्था करो। इस प्रकार इविलेज के मालिक के आदेश पर इविलेज में लंबे समय बाद रौनक आई और शिंग बाओ ने भी इलेक्सियों के माध्यम से इन वर्षों में इविलेज की घटनाओं के बारे में सुना। दरअसल 10 साल पहले जब ईशिकी लापता हुआ था, तब सिचुआन में इविलेज सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट घराना था। लेकिन ईशिकी का पता न चलने के बाद इविलेज के मालिक ने बेटे की तलाश में चारों दिशाओं में खाक छानी। जब वह लगभग हार मान चुके थे, तब एक विचित्र व्यक्ति गांव में आया और तियानकीजी की मार्शल आर्ट पूरी तरह से सिखा दी। और बेटे को खोने के दुख को कम करने के लिए मालिक ने दिन रात अभ्यास किया। अंततः आज इविलेज की प्रसिद्धि बनी। लेकिन हाल ही में ब्लैक शा गैंग नामक एक शक्ति सिचुआन के छोटे बड़े गुटों को तेजी से हड़प रही है। यहां तक कि इविलेज भी इसमें फंस गया है। इसलिए अब पूरा गांव सतर्क स्थिति में है। पहले आप लोगों को ब्लैक शा गैंग का अपराधी समझने के लिए मैं फिर से माफी मांगता हूं। यह बात सुनकर शिंग बाओ के मन में तुरंत कुछ ख्याल आया। क्या वे अपराधी वही नहीं है जिन्होंने सुरक्षा यात्रा के दौरान बार बार हम पर हमला किया था? हालांकि यहां बातचीत खुशी खुशी चल रही थी। शान हेंग्यू को कुछ महसूस हुआ। सोचा नहीं था कि इस लड़की की किंगगोंग उम्मीद से भी तेज है। लेकिन अगर अब कार्रवाई नहीं की तो? यह सोचकर इविलेज के मालिक से अनुमति लेने के बाद अगले ही पल उसकी आकृति सबके सामने से गायब हो गई। उसी समय झाओ शुएयान की ची लगभग खत्म होने वाली थी और अंततः ब्लैक शा गैंग ने उसे पकड़ ही लिया। खुद को ब्यूरो प्रमुख कहती हो और बस इतनी ही काबिलियत है। अब चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। हालांकि जैसे ही आदमी ने प्रहार किया जो उसे लगने ही वाला था, एक अदृश्य ची ने रहस्यमय तरीके से उसके हमले को पीछे धकेल दिया। तुम कमबख्त लड़की, तुम्हारे शरीर में यह किस तरह की ची बह रही है? यह सुनकर झाओ शुएयान को सब समझ आ गया। दरअसल उस समय हेंग्यू भाई ने अपनी ची मुझे दी थी। सोचते हुए आदमी ने फिर से तलवार निकाल ली। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पीछे से कप्तान ने जल्दी से चेतावनी दी, सावधान रहो। अगर बिना मजा लिए ही मार दिया तो बेमजा हो जाएगा। वह नहीं जानते थे कि झाओ शुएयान ने पहले ही सबसे बुरे के लिए तैयारी कर ली थी। न केवल वह निहत्थी थी, बल्कि हेंग्यू भाई द्वारा दी गई ची भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। यदि इस अपमान को सहना ही लिखा है, तो इससे बेहतर है कि यह सोचते हुए आदमी ने भी संयोग से हमले का एक नया दौर शुरू किया। इस बार पहले कपड़ों से शुरू करते हैं। यह देखकर झाओ शुएयान तुरंत तलवार की नोक की ओर लपकी। पिता, भाई, मुझे क्षमा करें। शुएयान अक्षम रही और आपका बदला नहीं ले पाई। कृपया अपनी बेटी को इस कायरतापूर्ण निर्णय के लिए माफ कर दें। हालांकि जैसे ही तलवार की नोक गले में चुभने वाली थी,
एक आकृति अचानक हवा में प्रकट हुई। शुक्र है कि मैं बहुत देर से नहीं आया। जैसे ही शान हेंग्यू समय पर प्रकट हुआ और झाओ शुएयान की ओर आती तलवार को रोका, उसने तुरंत जवाबी हमला किया। दुश्मन के तुरंत खत्म होने के साथ ही वहां धुंध की एक भूरी परत छा गई। तुम क्या कर रही हो? शान हेंग्यू के सवाल का सामना करते हुए झाओ शुएयान को अपनी जल्दबाजी पर तुरंत पछतावा हुआ। लेकिन जो उसने कभी नहीं सोचा था वह यह था कि उस क्षण जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, उसके दिमाग में सबसे पहले हेंग्यू भाई का ख्याल आया। इसी समय सामने से अचानक पछतावे भरी एक आह सुनाई दी। वाकई बड़े अफसोस की बात है। उस लड़की की रक्षा करने वाली अजीब हवा गायब हो गई। आंतरिक शक्ति भी खत्म हो गई। सोचा था कि बस अभी काम हो जाएगा, नहीं पता था कि बीच में कोई अपनी जान देने वाला आ जाएगा। उसी समय झाओ शुएयान से पूरी बात सुनने के बाद शान हेंग्यू ने भी एक हल्की आह भरी। आगे से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि झाओ शुएयान जवाब देती, ब्लैक शाह गैंग के लोग पहले ही अधीर हो चुके थे। लड़के, क्या तुम्हें ब्लैक शाह गैंग से डर नहीं लगता? शब्द खत्म होते ही झाओ शुएयान ने शान हेंग्यू के चेहरे पर एक ऐसा भाव देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। वह था क्रोध। तुरंत शान हेंग्यू बिजली की गति से भीड़ की ओर झपटा। इससे पहले कि ब्लैक शाह गैंग के लोग कुछ समझ पाते, अगले ही पल गिरोह के कई सदस्य मौके पर ही मारे गए। ऐसा भयानक दृश्य देखकर भागते समय कप्तान के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव दिखाई दिए। यह कैसे संभव है? जमीन जीवित हो उठी और लहरों की तरह झपट पड़ी, जैसे जमीन से निकला कोई ड्रैगन हो। झाओ जुएयान भी यह देखकर दंग रह गई। यह क्या है? शान हेंग्यू ने तुरंत जवाब दिया, यह सांकाई तलवारबाजी का दूसरा रूप है, अर्थ ड्रैगन। इसी बीच ही परिवार के विला में हेईशा गिरोह के साथ टकराव के कारण तनाव बना हुआ था, इसलिए बहुत समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज जैसा जीवंत और चहल पहल वाला दृश्य। हालांकि जब माहौल अपने चरम पर था, केवल एक व्यक्ति था जिसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। वह थे अंकल यान। वह बहुत ही सूक्ष्म विचार वाले और गणना करने में माहिर थे। वह पूरे ही विला के आंतरिक मामलों के मुख्य प्रबंधक थे। इस समय उन्हें जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वह थे शान हेंग्यू जो दावत के बीच में ही गायब हो गए थे। ऐसे समय में जब पता नहीं हेईशा गिरोह किस पल हमला कर दे। वह अभी भी मेहमानों के साथ दावत कर रहे थे और शराब के बीच में ही वह गायब हो गए। वह लड़का कहीं। विला के मालिकी ने स्वाभाविक रूप से उनके मन की बात समझ ली। लेकिन शान हेंग्यू अब मेरे सगे बेटे जैसा ही है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अंकल यान के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। हेईशा गिरोह अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या होगा अगर उन्होंने जानबूझकर कोई जासूस भेजा हो और मालिक के दयालु स्वभाव का फायदा उठा रहे हों? तो क्या यह हेईशा गिरोह के हमले का सबसे सही समय नहीं है? हकीकत में उनकी यह चिंता काफी हद तक सही साबित हुई। इसी समय हेईशा गिरोह की ब्लैक और व्हाइट मून वेदी की दो टीमें तेजी से ही विला की ओर बढ़ रही थी। आज ही विला को पूरी तरह तहस-नहस कर दो। हालांकि जैसे ही ब्लैक मून वेदी के प्रमुख ने अपनी बात पूरी की, अचानक उनके कान में एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग ही विला नहीं जा पाओगे। जब ब्लैक मून वेदी प्रमुख आवाज के स्रोत को ढूंढ रहे थे, तभी आसमान से एक विशाल बिजली गिरी। अगले ही पल ब्लैक मून वेदी प्रमुख जलकर राख हो गए। हैरानी के बीच दो आकृतियां धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुईं। मेरे पिता के आनंद में बाधा डालने की हिम्मत करना, मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। युद्ध के मैदान की ओर दौड़ते शान हेंग्यू की पीठ को देखते हुए झाओ जुएयान के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। भाई हेंग्यू के पास पिता कब से आ गए? और जैसे ही शान हेंग्यू ने फिर से अपनी शक्ति दिखाई, यह दृश्य ठीक उसी समय अंकल यान के आदेश पर पास में गश्त कर रहे एक संतरी ने देख लिया। और संतरी की आंखों में शान हेंग्यू का वह रूप बिल्कुल साक्षात दुष्ट आत्मा जैसा था। इस तरह संतरी अपनी देखी हुई खबर के साथ जल्दी से ई विला लौटा। मालिक, ब्लैक और व्हाइट मून वेदी के लोग हमला करने आ रहे हैं। हालांकि जिंग बाओ और यूवेन हुई की हैरानी के विपरीत विला के मालिकी ने ऐसा भाव दिखाया जैसे उन्हें पहले से पता हो। वाकई ये कमीने आज ही फैसला करना चाहते हैं। जल्दी जाओ और मेरी तलवार लेकर आओ। लेकिन संतरी की अगली बात ने सभी को चकित कर दिया।
तुम्हारा मतलब है कि वे सभी कमीने मर गए? संतरी ने बहुत डरते हुए इसकी पुष्टि की। मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक दुष्ट आत्मा ने उन सबको मार डाला। लेकिन जब विला के मालिक की इस खबर की सच्चाई पर सवाल उठा रहे थे, तभी एक आकृति अचानक उनके पास से गुजरी। इसी दृश्य ने संतरी को फिर से उत्तेजित कर दिया। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। वह दुष्ट आत्मा वही है। अपनी ओर इशारा करती हुई उंगली को देखकर विला के मालिक को बहुत बुरा लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अब मैं भी तुम्हारे लिए दुष्ट आत्मा बन गया हूं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली दुष्ट आत्मा क्या होती है। यह देखकर संतरी ने जल्दी से सफाई दी। नहीं, वह दुष्ट आत्मा ठीक आपके पीछे खड़ी है। यह सुनकर मालिकी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वहां शान हेंग्यू खड़े होंगे। मैं वापस आ गया हूं, पिताजी।